हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रत्ना साहू जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी का अंतिम भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 10 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। यहाँ तुम्हें रहने की ज्यादा जरूरत है। और हाँ, जल्द से इस घर और रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। पुष्पा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर मम्मी पापा के पैर छुए। कृषि ने भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दोनों विदा हो गए अपने घर के लिए। पापा, मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं आता हूँ पुष्पा को लेकर। इस बीच मैं अगर आपको कभी भी जी करे तो आप बेहिचक आकर मिल सकते हैं। लोकेश बाबू की आंखें डबडबा गई। उन्होंने हाथ जोड़ लिया। पुष्पा का ध्यान रखना। कृषि ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। पापा, आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं हुआ है? बेटा, बहुत यकीन है। तो फिर निश्चिंत रहिए, वो अब मेरी जिम्मेदारी है। लोकेश बाबू दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए सबसे विदा लेकर अपने घर को चले। तब सौरभ ने कहा, कृषि, हम भी चलते हैं का मतलब कामिनी जाएगी, तुम कहाँ जा रहे हो? और कामिनी भी क्यों जाएगी? यहीं शिफ्ट हो जाने को कहो, जोल में रहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आज से ऑफिस चलो, चुपचाप काम पर लौटो। वाह, अपनी शादी हो गई तो अब दूसरों की हो या ना हो कोई फिक्र नहीं है। हाँ तो तुम भी कर लो, किसने मना किया है? अरे लेकिन हमें भी तो परमिशन लेनी होगी ना। किसकी? कामिनी के घर जा रहा हूँ उसकी माँ और भाई को बताने, फिर अपने पेरेंट्स को भी तो बताऊंगा। ठीक है, फिर जो जो करना है जल्दी करो। और कुछ देर बाद सौरभ भी कामिनी के साथ उसके घर के लिए विदा हुए। जाते समय कामिनी सविता जी से विदा लेकर पुष्पा के कमरे में गई। कामिनी को देखते ही पुष्पा उसके गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। कामिनी समझ गई पर जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहा, अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तुम कहीं नहीं जा रही हो बहन, मुझे पता है तुम्हें अब जीजू को छोड़ने का जी नहीं करेगा, इसीलिए मैं जा रही हूँ। गले लगे ही पुष्पा ने पीठ पर एक मुक्का जमा दिया। मैं सच में रो रही हूँ। मुझे सब याद आ रहा है पिछला। हमने साथ में कितना टाइम बिताया। हर सुख दुख में तुमने मेरा साथ दिया। और अब तुम जा रही हो। अब हम अलग अलग रहेंगे। बहुत मिस करूंगी तुझे। पुष्पा भावुक हो रही थी। चल झूठी, सुबह से तो एक बार बुलाया नहीं और मुझे मिस करेगी? कामिनी, मैं सच बोल रही हूँ यार, तेरी याद आएगी। अच्छा, तो तू क्या चाहती है? तेरे साथ ही रहूं इसी तरह? तुमने शादी कर ले, अपने पति के साथ हो, तो मैं भी तो अपने पति के साथ रहूंगी ना। स्वार्थी कहीं की। अपनी शादी हो गई तो बाकी का हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कामिनी, मैं मार दूंगी तुझे, सच्ची बोल रही हूँ। मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आएगी और तुम मजाक में ले रही हो। चल अब मजाक नहीं, सीरियसली बोल रही हूँ। देखो मैं जानती हूँ जिस दौर से तू गुजरी है, जिस परिस्थिति में तुम्हारी शादी हुई है, तो आसान नहीं है सब भूलकर आगे बढ़ना। नए रिश्ते को, नए घर को इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना। पर फिर भी कहती हूँ तो कोशिश करना और जल्द से जल्द आगे बढ़ रिश्ते में। मुझे पक्का यकीन है तू एक कदम बढ़ाएगी तो जीजू 4 कदम बढ़ा लेंगे। तो जल्दी से अपने बीच सब कुछ ठीक कर ले और मुझे जल्दी से मासी बना दे। देख वो तो संभव नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है। कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है। देखना बहुत जल्दी तुझे प्यार हो जाएगा। अरे कामिनी चलो यार, हमें वापस भी आना है। तो कामिनी पुष्पा से भी विदा लेकर दोनों निकल पड़े अपने घर के लिए। वानी भी अपने दोस्तों के संग बाहर निकल गई। सविता जी पुन्या के साथ अपने कमरे में आ गई। दोपहर में पुष्पा अपनी पहली रसोई बनाने चली तो रमेश काका ने कहा, बहू रानी कुछ हेल्प कर दूं? नहीं काका आप जाइए, आज आपकी छुट्टी है, आज मैं सब बनाऊंगी। फिर भी काका मदद करने लगे कि आप अकेले नहीं कर पाएंगी। कुछ देर बाद जब कृष्य अपने कमरे से निकला तो रसोई में पुष्पा को देख चुपके से वो भी आ गया। रमेश काका पर जब नजर पड़ी तो इशारे में वहां से हट जाने के लिए कहा। पुष्पा को भी उसकी आहट पता चल गई तो उसने जरा जोर से कहा, काका रुकिए, मुझे थोड़ी आपकी मदद चाहिए। काका ने तुरंत बहाना बनाया, लेकिन बहू रानी, आज आपकी पहली रसोई है तो आपको ही बनाना है, तो बनाइए, मुझे बाहर छोटी मैडम बुला रही है। बोलकर वो तुरंत निकल गया और कृष्य रसोई में आ गया। कृष्य किचन में गया तो उसकी आहट से ही पुष्पा की धड़कनें तेज हो गई, गला सूखने लगा।
पर वो पानी निकालकर पीने लगी, तब तक कृष्ण ने पीछे से बेली पर बाहें कस दी और कंधे पर ठोडी दिखाते हुए कहा, क्या हुआ? गला सूख रहा है। मेरा गला क्यों सूखेगा? प्यास लगी थी तो पानी पी रही थी। आप बताइए, आप यहाँ रसोई में क्यों आए हैं? क्योंकि आप कमरे में नहीं आई ना, इसीलिए मैं आ गया। अभी जाइए यहाँ से। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा। आप क्या सोच रही है ये बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है? कृषि ने जरा रुमानी अंदाज में कहा। कुछ फील नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, आप हटिए यहाँ से, गैस ऑन है। पुष्पा ने अपनी बेली से कृष्य का हाथ हटाते हुए कहा, लेकिन कृष्य ने हाथ आगे कर गैस का नोब बंद कर दिया और झटके में पुष्पा को अपनी तरफ कर लिया। कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। पुष्पा की सांस ऊपर नीचे होने लगी। चेहरा पूरा लाल हो गया। धड़कनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि कृष्य साफ साफ सुन रहा था। झूठी कहीं की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही है, गला सूख रहा है। यूं ही नहीं, मतलब मेरे पास आने से कुछ कुछ तो हो रहा है आपको भी। पुष्पा को शर्म आ रही थी, लेकिन अपनी दांत जमाकर आंखें बंद कर ली। कृष्य ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, लाख कोशिश कर लीजिए, पर ये कोशिश रंग नहीं लाएगी, नाकाम ही रहेगी। दिल पर किसी का वश नहीं चलता है। उसे जो भाता है उसके लिए धड़क ही जाता है। तो मेरे लिए जो आपका दिल बेकाबू हो रहा है, उसे काबू में मत करो, धड़कने दो। हाँ, दिल धड़कने दो। पुष्पा ने जरा खींचते हुए कहा, प्लीज छोड़िए ना। आप चाहती है मैं छोड़ दूं तो कमरे में चलिए। तभी किसी के आने की आहट हुई तो पुष्पा ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए कोई आ रहा है, कि अचानक गरम कलछी कृष्य के हाथ में चिपक गई। ओ मम्मी, जला दिया, बोल कृष्ण ने झटके में उसे छोड़ दिया और अपना हाथ देखने लगा। वहीं पुष्पा घबरा गई। क्या हुआ, दिखाइए, अरे जल्दी दिखाइए ना। वह झट से फ्रिज में से आइस क्यूब निकाला, लेकिन तब तक कृषि कमरे में आ गया था। एक बाउल में आइस क्यूब लिए पीछे से पुष्पा भी भागकर आई। चलिए दिखाइए, ज्यादा जल गया है क्या? आपको क्या जरूरत थी वहां आने की, और आई भी तो यूं ऊटपटांग हरकतें करने की। पुष्पा के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। इसे ऊटपटांग नहीं, प्यार वाली हरकतें कहते हैं। अच्छा ठीक है, दिखाइए। पहले आइस क्यूब लगा दूं, फिर ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पहले डोर तो बंद करिए। पुष्पा डोर बंद कर जैसे ही मुड़ी की, कृष्ण ने झट से बाहों में भर लिया। पुष्पा को अब बहुत गुस्सा आ गया। जो पूछ रही हूँ आपसे, पहले उसका जवाब दीजिए ना। चलिए दिखाइए कहाँ जला है। अभी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? कृष्ण उसके बेहद करीब होते हुए बोला, अंगुली तो नहीं जली, पर यहाँ देखिए ना, दिल जल रहा है। ये आइस क्यूब और ऑइंटमेंट को फेंक दीजिए, बस अपने आगोश में ले लीजिए। तभी ठंडक मिलेगी, तभी सुकून मिलेगा, ये जलन कम होगी। अब की बार पुष्पा उसे बहुत जोर से धक्का देते हुए बोली, क्या हो गया है आपको? यूं बहकी बहकी बातें और हरकतें कर रहे हैं कल से। मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदल गई हूँ। मैं वही पहले वाली पुष्पा हूँ। अब अगर उल्टी सीधी बातें की तो मुझे भी बदली हुई पुष्पा नहीं, पहले वाली प्यारी पुष्पा ही चाहिए। और अगर मैं उल्टी सीधे बातें की तो क्या? मैं जो कर रहा हूँ आप भी करेंगी? कीजिए, मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। पुष्पा ने कृष्ण के सीने पर मारते हुए कहा, मेरा काटना और नाखून मारना याद है ना? ओ, तो आप सीधे सीधे बोलिए ना, इसी बहाने मुझे शर्टलेस देखना चाहती है। वैसे कोई बात नहीं, आपका पति हूँ मैं, पूरा हक बनता है आपका देखने का। ओह गॉड, कितना बोलते हैं, चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। पुष्पा ने अपने दोनों हाथ उसके ऊपर चलाते हुए कहा, तो कृष्ण ने आगे बढ़कर उसके गालों को चूम लिया। यह क्या हरकतें हैं? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, अच्छा लगा, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है, करने दीजिए ना। मैं खाना बना रही हूँ, देर हो जाएगी। लेकिन आपको बनाने की क्या जरूरत है? काका है ना उसके लिए। अरे नहीं, मेरी पहली रसोई है तो मुझे बनानी है। तब कृषि छोड़ देता है और पुष्पा शर्माते हुए चली जाती है। कृषि मुस्कुराता रहता है, जब भी पास आती है गुस्से में ही आती है। पता नहीं कब शर्मा कर मेरी बाहों में आएगी। पुष्पा नीचे आई तो वानी से नजरें मिल गई तो उसने अपनी नजरें फेर ली तो वहीं वानी मुस्कुराने लगी। डाइनिंग टेबल पर सभी एक साथ बैठे। तभी सविता जी ने कहा, कृषि, खाने से पहले
बहू के लिए नेक निकालिए। माँ, कितनी बार और किस किस रस्म के लिए नेक देना पड़ता है? ये शादी हो रही है या लूट? जो भी हो रहा है आप बाद में समझिएगा, पहले नेक निकालिए। बहू ने पहली बार खाना बनाया है। मम्मी, किसने कहा? खाना इन्होंने नहीं, रमेश काका ने बनाया है। सबके जाते ही ये भी कमरे में आ गई थी और कह रही थी, आप मिल गए काफी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यह सुनकर पुष्पा शर्म और गुस्से के मारे कुछ नहीं बोल पाई। वहीं सविता जी हंसने लगी। आप मेरे साथ बहस करेंगे? जितना कहा है उतना कीजिए, चुपचाप नेक निकालिए। कृषि ने एक बार फिर पुष्पा की तरफ देखा, फिर कहा, इनका नेक यही है कि नेक्स्ट वीक से ये भी ऑफिस ज्वाइन कर रही है मेरे साथ। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ, अब ये मेरे साथ काम करेगी। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं बोल रही थी कि पहले कुछ दिन तुम लोग बाहर घूमकर आ जाते। नहीं माँ, बहुत काम बाकी है, पहले वो देखना है, फिर घूमना फिरना तो बाद में होता रहेगा। पुष्पा मन में सोचने लगी, ये हर वक्त अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन इस बार तो नहीं चलने दूंगी। मैं अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं करूंगी। तभी दोनों की नजरें मिली तो उसने कृषि की तरफ घुरकर देखा तो पुन्या झट से बोल पड़ी, मम्मा, आप पापा को इस तरह क्यों देख रही हो? क्यों गुस्सा कर रही हो? पापा ने तो कुछ कहा भी नहीं। नहीं बेटा, मैं पापा को कुछ नहीं कह रही हूँ। हाँ, कुछ नहीं कहा, लेकिन आप इस तरह तभी देखती है जब आप गुस्से में होती है। मुझे पता है दादी, मम्मा गुस्से में पापा को घूर रही है। जाने दो बेटा, पापा भी बदमाशी करते हैं तो डांटना घूरना तो बनता है ना। लेकिन पापा, आप छोटे बच्चे हैं क्या जो बदमाशी करते रहते हैं? सुनकर सभी हंसने लगे और कृष्ण ने प्यार से उसका गाल खींच लिया। सविता जी के मना करने के बावजूद रात में पुष्पा पुन्या को सुलाने के लिए अपने कमरे में ले आई। कृषि को भी कोई आपत्ति नहीं हुई, परंतु बच्ची सोने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। नहीं मम्मा, मुझे दादी के साथ सोना है, दादी मुझे स्टोरी सुनाती है, बोलकर पुष्पा और कृषि के गाल को चूमकर भाग गई कमरे से बाहर। तभी कृषि और पुष्पा की नजरें मिली तो पुष्पा जहां तकपका कर नजरें फेर ली तो वहीं कृषि ने हंसते हुए करवटें बदल ली। मेरी बिटिया बहुत समझदार है, वो सब समझती है, पर आप क्यों नहीं समझ रही? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। पुष्पा बिना उसकी बातों का जवाब दिए दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई तो कृष्य भी करवटें बदलकर सो गया। कुछ देर बाद वो मुड़कर देखा और करीब होते हुए बोला, अभी जगा हूँ तो करीब नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही सो जाऊंगा फिर करीब आ जाती है। ओ, तो इन्हें पता है या तुक्का मार रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों आऊंगी आपके करीब? वो तो आपको पता। बोलते हुए वो जरा और करीब हो गया। सोइए ना और मुझे भी सोने दीजिए, सुबह जल्दी उठना है। वैसे ये फासले कब मिटेंगे? कब हम एक होंगे? पता नहीं, क्यों पता नहीं? ना आप कोशिश कर रही है ना मुझे करने दे रही है। पुष्पा बिना पलटे ही बोली, मैंने कहा ना, मुझे कुछ वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए ये तो बता दीजिए। पता नहीं, ऐसा जब कुछ होगा तो बता दूंगी। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। बोलकर पुष्पा सो गई और कृष्य भी। अगली सुबह पुष्पा जल्दी उठ गई और रसोई में जाकर कृष्य के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। तो रमेश काका ने कहा, बहू रानी, सबके लिए नाश्ता तो मैं बनाता हूँ, आप रहने दीजिए ना। नहीं काका, बाकी काम में हेल्प कर दीजिए, उनके लिए नाश्ता मैं बना देती हूँ। पुष्पा जब गुनगुना पानी लेकर कमरे में गई तो कृष्य अभी भी सो रहा था। यूं तो वो जाग गया था, लेकिन पुष्पा को कमरे में आता देखा तो वो जानबूझकर आंखें बंद कर लेटा रहा। पुष्पा ने पानी का गिलास रखा और उसे उठाने लगी, लेकिन एक झिझक हो रही थी। कैसे उठाए? उसने आवाज लगाई, मिस्टर मल्होत्रा उठिए। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी कृष्य नहीं उठा। हे भगवान, लगता है कुंभकर्ण की आत्मा घुस गई है। फिर उसने कंधे पर हाथ रखकर जोर से हिलाया। उठ जाइए, तो कृष्य उठकर बैठ गया। पुष्पा को देखकर भौं सिकोड़ते हुए कहा, ऐसे कौन जगाता है? मैं। लेकिन इस तरह? अरे पति हूँ आपका, दुश्मन नहीं। मैं तो यही देखते आया हूँ। नई नवेली पत्नी सुबह सुबह गीले बालों से मोतियों जैसे पानी के बूंद टपकाते हुए बड़े प्यार और नजाकत से उठाती है, और आप मुझे झकझोर रही थी। अरे थोड़ा तो प्यार दिखाइए। पुष्पा बिना कुछ बोले पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया तो कृष्य ने कहा, मेरी पत्नी का भी कोई जवाब नहीं।
ना प्यार करती है ना करने देती है। पुष्पा इन सब बातों को इग्नोर कर कमरे से जाने लगी तो पीछे से कृष्ण ने कहा, पत्नी का काम सिर्फ झकझोर कर उठाना और पानी देना नहीं होता, और भी काम होते हैं, वो कब करेंगी। अब पुष्पा को रहा नहीं गया और तुरंत पीछे मुड़ी। आपके दिमाग में हमेशा उल्टी सीधी बातें क्यों चलती रहती है? सुबह सोकर उठे नहीं कि फिर शुरू हो गए? उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में नहीं, आपके दिमाग में चल रही है। मैं तो बस बोल रहा था, जब गुनगुना पानी दिया है तो मेरे लिए कॉफी बना दीजिए और अपने प्यारे हाथों से जरा मेरे लिए नाश्ता भी, और जरा मेरे कपड़े भी निकाल दीजिए, आज से ऑफिस जाऊं मैं। तभी पुण्य भाग कर आई। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा। मम्मा पापा देखो, ये मेरे ड्राइंग बुक और कितने सारे टॉयज है, कलर्स है, बुआ ने लाकर दिया है। ओके बेटा जाओ खेलो, कृष्ण ने पुण्या को गोद में उठाकर दुलारते हुए कहा। लेकिन बेटा आप स्कूल भी कब से नहीं जा रहे हैं? स्कूल भी तो जाना है ना? हाँ हाँ जाएगी, बिल्कुल जाएगी, अभी खेलने दीजिए। तब आपने क्या सोचा है? गुनगुना पानी पीते हुए कृषि ने कहा, मैं अभी फिलहाल ऑफिस नहीं जा रही हूँ, काम नहीं करूंगी। आप यूं जिद मत करिए। पुष्पा फिलहाल घर पर रहकर सबके साथ समय बिताना चाह रही थी। अरे लेकिन मैं ऑफिस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर क्या? यही कि कब तक पुण्या अकेली रहेगी? पुण्य अकेली रहेगी मतलब? आप इतनी भोली क्यों बन रही है? अरे वो कब तक अकेली रहेगी? उसके भी छोटे भाई बहन आने चाहिए कि नहीं? पुष्पा झट से भागकर कमरे से बाहर निकल गई और सविता जी को चाय नाश्ता देने लगी और कृष्य मुस्कुराता रह गया। कुछ देर में नाश्ता करके कृष्य ऑफिस चला गया। तब दोपहर को कामिनी और सौरभ भी आ गए। कामिनी के साथ उसका बेटा भी आया था। सविता जी ने खुश होते हुए पूछा, आप लोगों के पेरेंट्स ने क्या कहा? दोनों के परिवार वाले मान गए हैं और अगले 1 महीने के बाद शादी है और तब तक हम इधर शिफ्ट हो जाते हैं। बेटा कियान को सौरभ जानबूझकर ले आया था अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सके, घुल मिल सके। पुष्पा कामिनी को देखकर भागकर आई। अच्छा हुआ तू यहीं रहने आ गई और बच्चे को भी लेकर आई। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए और अपने लिए। पुष्पा हंसने लगी। हंस मत, जो पूछ रही हूँ बता। जीजू को कहा तुमने कुछ भी? पुष्पा ने नाम में सिर हिलाया तो कामिनी ने जरा जोर से टपली मार दी। अरे तुम्हारी समस्या क्या है? ज्यादा बकवास मत कर, मैं बहुत खुश हूँ कि तू इधर आ गई। अब तो हमारा टाइम पास साथ में ही होगा। अरे सुन, कोई और भी आया है, मिलेगी? कौन? तब कामिनी ने माधुरी को अंदर आने के लिए कहा। माधुरी को देखते ही पुष्पा बहुत खुश हो गई। अच्छा हुआ तुम भी आ गई माधुरी। हाँ कामिनी दीदी ले आई। वैसे एक बात कहूँ पुष्पा दीदी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। तभी पुण्या आई और माधुरी को देखकर उससे लिपट गई। फिर उसे अपने घर और घर के सारे मेंबर के बारे में बताने लगी। माधुरी बहुत खुश हो रही थी पुण्या को देखकर। जब से पुष्पा उसे लेकर आई थी तब उसकी देखभाल माधुरी ने ही ज्यादातर की थी, तो पुण्या को भी बहुत लगाव था उससे। दोनों का मिलन देखकर कामिनी और पुष्पा मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों तक यूं ही बीत गए। पुष्पा ने जैसा कहा था, कृष्ण ने उसे भरपूर समय दिया। चाहत पुष्पा की भी बढ़ने लगी थी, लेकिन मन में एक कसक थी कि कहीं बाद में जब कृष्ण को मेरा पास्ट पता चले और उसे हर्ट हो, तकलीफ हो, इससे पहले ही वो सच्चाई बताना चाहती थी। लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था और अपने काम में बहुत व्यस्त भी हो गया था। इधर कामिनी की माँ और सौरभ के माँ बाप भी आ गए। शादी की तैयारी होने लगी। एक दिन कामिनी ने पुष्पा को मंदिर चलने के लिए कहा। पुष्पा जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी कृष्य ऑफिस से घर आ गया। कमरे में पुष्पा को साड़ी पहनते देखा तो वो बाहर जाने लगा, लेकिन अपने बढ़ते कदम को रोक लिया और वापस कमरे में आ गया और पास आकर धीरे से उसका पल्लू खींच लिया, जिससे सारे प्लेट्स खराब हो गए। एक तो सिल्क की साड़ी बड़ी मुश्किल से प्लेट्स बनी थी। पुष्पा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखी। जी में आया कि बाहर जाने के लिए बोल दूं, लेकिन अगर वो बोलती तो कृष्ण जानबूझकर नहीं जाता, इसीलिए वो दूसरी तरफ मुड़ गई और फिर से प्लेट्स बनाने लगी। इतना इग्नोर, मन में बोलते हुए कृष्ण ने इस बार पल्लू जोर से खींच लिया। पूरे प्लेट्स खराब होने के साथ पल्लू नीचे गिर गया। कृष्ण उसके बेहद करीब आ चुका था। पुष्पा की धड़कनें तेज हो गई थी। शर्म और घबराहट के मारे पूरे तन बदन में उष्ण का एहसास होने लगा।
चेहरा पूरा गुलाबी हो गया, पसीने की कुछ बूंदें मोतियों के समान उभर आए। कृष्य ने झुककर उसके गर्दन को चूम लिया। अब की बार पुष्पा चिढ़ गई। कहा ना, मुझे कुछ समय चाहिए। इतनी भी क्या बेताबी है? आपकी उकताहट देखकर तो मुझे लगता है मुझसे प्यार व्यार कुछ नहीं, बस आपको मैं चाहिए थी। सुनकर कृष्य के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। पुष्पा की बाहों पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आप मेरी पत्नी हैं, बोलती है ठीक है, लेकिन लिमिट क्रॉस मत कीजिए। आपको पाना रहता मुझे, अपनी जरूरत पूरी करनी रहती तो यूं आपके पीछे नहीं आता, शादी नहीं करता। जब जिस तरह चाहता, जैसे चाहता पा लिया होता और मेरा मकसद सिर्फ यही होता, तो फिर मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। पुष्पा कुछ नहीं बोली। आपके करीब आ रहा हूँ क्योंकि आपसे प्यार करता हूँ। ये कोशिश करता हूँ कि आपको पुरानी यादों से बाहर निकाल सकूं। आप अपनी पिछली यादों से निकलकर आगे बढ़ सके। मन में बोलते हुए कृष्य कमरे से बाहर चला गया और पुष्पा साड़ी पहनने लगी और कुछ देर के बाद पुष्पा कामिनी के साथ मंदिर चली गई। अब कृष्य खुद को और व्यस्त कर लिया। वो पुष्पा से बात तो करता था, लेकिन बस जरूरत भर की। संडे को जो कृष्य छुट्टी पर रहता था, तो अब संडे को भी काम करने लगा। अब यह बात पुष्पा को खलने लगी थी। कृष्य का यूं इग्नोर करना उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था और ये उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सविता जी यह बात नोटिस कर ली और एक दिन पूछ लिया, बेटा तुम दोनों में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? जी माँ, सब ठीक है। ये भी काम ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा परेशान रहते हैं। अरे बेटा, ये उसकी आज की नहीं पुरानी आदत है। काम के आगे उसको कुछ दिखता नहीं है। मैंने कहा भी था कुछ दिन बाहर हो आते तुम लोग, लेकिन मेरी सुनेगा तब ना। शाम में पुष्पा कृष्य की पसंद का खाना बना रही थी, तभी कृष्य ने कॉल किया कि आज वो घर पर खाना नहीं खा रहा है, आने में काफ़ी देर हो जाएगी। ये सुनकर पुष्पा थोड़ी मायूस हो गई। रात को कृषि काफी देर से लौटा। कमरे में आते ही पुष्पा उठकर बैठ गई। आप इतनी रात तक क्यों जाग रही है? मैंने कहा तो था कि मुझे देर हो जाएगी आने में। चलिए सो जाइए। पुष्पा बात करना चाहती थी, क्यों इतना देर हो गई पूछना चाहती थी, लेकिन तब तक कृषि ने करवटें बदल ली तो पुष्पा भी लेट गई। कृषि काफी थका हुआ था तो नींद आ गई, पर पुष्पा की आंखों में नींद अभी भी नहीं थी। अगले दिन जब कृषि ऑफिस जाने लगा तो सविता जी ने कहा, बेटा, मैं अभी थोड़ा बहुत अभी चलने फिरने लगी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जरा अपनी माँ के घर जाकर हो आऊँ। लेकिन अचानक क्यों माँ? बेटा, सालों से बेड पर थी तो गई नहीं। अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गई हूँ तो माँ के साथ भाई भाभी भी बुला रहे हैं, जाकर आ जाती हूँ। और हाँ, पुण्या भी मेरे साथ जा रही है, पर माँ उसकी पढ़ाई है, वो स्कूल जाएगी। अरे छोड़, 4 साल की बच्ची का क्या इतना पढ़ाई है जो छूट जाएगी। मैं मायके होकर आती हूँ, फिर वो स्कूल जाएगी। पुण्य भी उछलने लगी। हाँ पापा, मुझे दादी के साथ जाना है। कृषि और पुष्पा मना करते रहे, लेकिन सविता जी नहीं मानी और अपना बैग तैयार करने लगी। तभी वानी ने भी कहा, भाई कॉलेज की छुट्टी हो रही है तो मैं लंदन जा रही हूँ। कृषि उसे मना नहीं कर सका। जाते जाते पुण्य कृषि के कान में बोलकर गई, पापा मैं दादी के साथ घूम कर आती हूँ, तब तक आप और मम्मा अच्छे से रहना, झगड़ा बिल्कुल मत करना, और हाँ मुझे छोटा भाई चाहिए जरूर, लेकर आना। कृष्य हंसने लगा। ये सब किसने कहा आपसे? पुण्य सविता जी की तरफ देखते हुए बोली, किसी ने नहीं, बस मुझे पता है। अब मुझे उस कियान के साथ नहीं खेलना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना भाई चाहिए। तो फिर जाओ मम्मा को कहो। नहीं आप कहो, मम्मा मुझे मारेगी। कृष्य उसका गाल खींचकर दुलार करने लगा। अगले 2 दिन में वो सब भी चले गए। अब बस घर में कृष्य और पुष्पा रह गए। नाश्ते के टेबल पर कृष्य ने कहा, मुझे इस बीच में काम ज्यादा है, तो आप मेरा इंतजार मत करिएगा, खाना खाकर सो जाइएगा। कृषि की बातें सुनकर पुष्पा का कलेजा ऊपर नीचे होने लगा, लेकिन कुछ बोली नहीं। कामिनी भी अपनी शादी की शॉपिंग में बिजी थी, तो आना जाना कम ही था। अब पुष्पा पूरा दिन अकेली पड़ गई। दिन तो किसी तरह कट गया, लेकिन रात में कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था। एक बेचैनी सी हो रही थी। भले ही दोनों के बीच कुछ नहीं था, लेकिन बिस्तर पर कृषि के होने की आदत थी, तो अकेले नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 2 बजे के आसपास कृष्य आया तो पुष्पा झटके में उठकर बैठ गई। आप कुछ खाएंगे? नहीं मैंने खा लिया है, चलिए सो जाइए। पुष्पा थोड़ी मायूस हो रही थी।
कृषि का ये बिहेवियर उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो नाराज है या काम की वजह से परेशान है, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। पूछने पर बता भी नहीं रहा था। कृषि कुछ देर में गहरी नींद में सो गया, तो पुष्पा भी एक कोनर पर लेट गई। अब नींद उसकी आंखों से भी गायब हो चुकी थी। कुछ देर यूं ही लेटने के बाद पुष्पा से रहा नहीं गया और करीब आते हुए पीछे से कृष्य के कंधे पर हाथ रख लिया। कृष्य थोड़ा उससे दूर हटते हुए बोला, बहुत नींद आ रही है, सोने दीजिए ना। पुष्पा हाथ हटाकर पीठ के बल लेट गई तो कृष्य ने तिरछी आंखों से देखा, फिर ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच लिया और अंदर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये दूरियां ही हमें नजदीक ले आएगी। पता है आप क्या फील कर रही है, लेकिन अब मैं भी सामने से नहीं आऊंगा, नहीं बोलूंगा। अब जो करेंगी, जो कहेंगी, जो कदम बढ़ाएंगी आप करेगी, अब चाहे जितना समय लीजिए। कृष्य थका हुआ था तो सो गया, वहीं पुष्पा की आंखों से नींद गायब थी। सुबह में भी वो जल्दी उठ गई और कृष्य के लिए नाश्ता बनाने लगी। दोनों नाश्ते के टेबल पर बैठे तभी सविता जी का कॉल आया। रात में पुष्पा सोई नहीं थी तो आंखें पूरी लाल थी। वीडियो कॉल उठाते ही पुष्पा की आंखें देख सविता जी मुस्कुराने लगी। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? चेहरे से लग रहा है तुम सोई नहीं हो। नहीं माँ, बस वो लगता है मेरा बेटा ज्यादा परेशान कर रहा है तुम्हें, सविता जी ने हंसते हुए कहा। तो पुष्पा शर्मा कर झेंपते हुए फोन कृषि को थमा दिया। हाँ माँ, आप कैसी है? अच्छा लग रहा है वहाँ। पुण्या खुश है? हाँ बेटा, सब ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ और आप दोनों भी अच्छे से रहिए। मेरी बहू का ध्यान रखिएगा, उसके साथ ज्यादा समय बिताइएगा। कृषि हंसने लगा। माँ, आपकी बहू ठीक है? ऑफिस जाते जाते कृषि ने कहा, आप इंदौर चले जाइए। लेकिन क्यों? पुष्पा ने जरा चौंकते हुए पूछा। क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया, और पता नहीं कितना समय लग जाए। तब तक यहाँ अकेली क्या करेगी, माँ भी नहीं है। पुष्पा उदास हो गई पर कुछ बोली नहीं। मन नहीं होने के बाद भी पुष्पा अपना बैग पैक करने लगी इंदौर जाने के लिए। तभी कामिनी आई, उसे अपने लिए ज्वेलरी खरीदनी थी तो साथ में पुष्पा को चलने के लिए कहने आई थी। लेकिन यहाँ पुष्पा को बैग पैक करते देखा तो वो चौंक गई। तू कहीं जा रही है? पुष्पा ने हाँ में सिर हिला दिया। कहाँ हनीमून? अरे नहीं, कुछ दिनों के लिए इंदौर जा रही हूँ। ये अपनी बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ। कामिनी को एक बार यकीन हो गया, फिर अचानक बोली, अरे लेकिन जीजू अचानक कैसे ट्रिप पर जा रहे हैं, जबकि सौरभ तो बता रहे थे फिलहाल उनका कोई ट्रिप नहीं है। अपनी शादी को लेकर और हमारी शादी को लेकर सारी ट्रिप कैंसिल किया है। फिर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन उनके रवैये से लग रहा है कि शायद नाराज है किसी बात को लेकर। अरे जा, तू मना ले फिर, और सब कुछ जल्दी ठीक कर ले अपने बीच। मना लूं पर कैसे? पुष्पा मन में बोल रही थी। अब तेरा पति, तू जान कैसे मनाएगी? नहीं तो फिर गूगल सर्च कर ले, पति को कैसे मनाए, देखो क्या क्या टिप्स है। कामिनी ने मजाकिया लहजे में कहा। और हाँ, ना तू इंदौर जा रही है, ना जीजू कहीं जा रहे हैं। हमारी शादी तक तो बिल्कुल नहीं। चल तू रह घर पर, मैं सौरभ के साथ शॉपिंग कर लूंगी। कामिनी की बातों में सच्चाई थी। उस दिन पुष्पा पूरा दिन उधेड़-बुन में रही। क्या सच में ये नाराज है? पर किस बात के लिए? और इन्हें कैसे मनाऊं? उस दिन कृषि ने कहा था कि रात को जल्दी आऊंगा, लेकिन जब 9 बज गए कृषि नहीं आया तो पुष्पा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ड्राइवर को कॉल किया और बाहर निकल गई। ड्राइवर, जरा गाड़ी तेज भगाना। जी मैडम। और कुछ ही देर में वो कृषि के ऑफिस पहुंच गई। वहां उसे देखते ही सारे स्टाफ के साथ सौरभ भी चौंक गया। वो भागकर कृषि के केबिन में जाने लगा क्योंकि आज कृषि काफी नाराज था। सारे स्टाफ के साथ सौरभ को भी काफी सुनाया था और अभी भी काफी गुस्से में था। सौरभ को जाते ही देख पुष्पा ने इशारे से मना कर दिया। पुष्पा गई और सीधे केबिन का डोर थोड़ा धक्का देकर खोल दिया। कृषि चेयर पर बैठा लैपटॉप में व्यस्त था। सर झुकाए ही बोला, ये क्या तरीका है सौरभ, तुम बिना पूछे अंदर कैसे आए? मैं सौरभ नहीं हूँ जो पूछकर आऊं। आवाज सुनकर कृषि ने सिर उठाया तो सामने पुष्पा को देखकर चौंक गया। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। नजर उस पर ठहर गई। वो उसके दिए हुए डीप वी नेक वाली ब्लैक कॉलर की फ्रॉक टाइप ड्रेस पहनी थी। ऊपर से
रंग डाला था उसने, हल्के मेकअप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जी में आया कि अभी कसकर हग कर लूं, लेकिन खुद पर कंट्रोल रखा और पूछा, क्या हुआ आप यहाँ अचानक? हाँ, आजकल आपके काम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने सोचा कुछ हेल्प कर दूँ, इसीलिए आई हूँ। वैसे भी आप जा रहे हैं अपनी ट्रिप पर, तो सोचा इसी बहाने आपसे मिल भी लूँगी। आपके पास तो समय का काफ़ी अभाव है, पुष्पा धीरे लेकिन तंज भरे लहजों में बोल रही थी। वो मैं घर के लिए निकल ही रहा था, वो तो मैं देख रही हूँ। पिछले 2 हफ्ते से आप कितना समय पर आ रहे हैं और घर पर रह रहे हैं। बोलते हुए पुष्पा उसके करीब आ रही थी। कृषि सकपका गया। क्या हुआ, आप नाराज है? भला मैं क्यों नाराज रहूंगी? और मेरे नाराज रहने से किसको क्या फर्क पड़ता है? बोलते हुए पुष्पा कृषि के करीब आई तो कृषि ने तुरंत कहा, एक सेकंड, तीसरी आंख भी खुली है तो जल्दी से बंद कीजिए वरना फोड़ दूंगी। बोलते हुए पुष्पा ने पेंसिल हिल सैंडल निकाला और कैमरे पर जोर से मारने लगी कि कृषि ने उसका हाथ पकड़ा और तुरंत अपने सिस्टम पर सिक्योरिटी एक्सेस ऑन कर सीसीटीवी को बंद कर दिया। पुष्पा ने बेहद करीब आकर कहा, सच में मेरे नाराज होने से आपको कोई फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। पुष्पा ने गुस्से में कृष्य का कॉलर पकड़ लिया। झूठा कहेगा, फर्क पड़ता तो इतना इग्नोर क्यों करते तुम? पुष्पा की इस हरकत से कृष्य भुचक्का रह गया। ये क्या हरकतें हैं? केबिन में आकर आप इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती है? आप जानती है ना मैं कौन हूँ? कौन है कौन नहीं जानने में इंटरेस्ट नहीं। फिलहाल मैं अपने पति से बात कर रही हूँ और कुछ नहीं, और आपको मेरी बात सुननी होगी अभी यहीं पर। अब कृष्य थोड़ा नॉर्मल हुआ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? वो मुस्कुराया। अरे मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था, सच में काम बहुत ज्यादा है। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो सौरभ से पूछ लीजिए। फिर उठते हुए कहा, चलिए घर चलते हैं, पैकिंग भी करनी है, कल सुबह आपको छोड़कर मैं भी निकल जाऊंगा। सच में जा रहे हैं? हाँ, जाना जरूरी है। बहुत, लेकिन आपके पीछे माँ आ जाएंगी तो कैसे अकेली रहेंगी? माँ को आदत है रहने की, परेशान नहीं होगी। मैं यूँ जाता रहता हूँ ट्रिप पर। वानी भी तो आ जाएगी अगले हफ्ते तक। वो इतना क्लोज है आपसे, वो भी तो मिस करेगी आपको, उसे भी आदत हो गई है। फिर वो अपनी पढ़ाई में बिजी रहेगी। सौरभ की शादी में नहीं रहेंगे आप तो उसे बुरा नहीं लगेगा, नहीं। और पुण्या को भी बता दूंगा, उसे वीडियो कॉल पर बात करता रहूंगा बस। आप तो याद करेंगी नहीं, तो अब बचा कौन? कोई नहीं। हर बार मन की करते हो, बिना बोले सब समझते हो, इस बार नहीं समझ सकते? क्या क्या बोल रही हैं आप? मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कहना चाहती हैं? बोलते हुए कृष्य उससे थोड़ा दूर हो गया तो पुष्पा झट से उसके आगे खड़ी हो गई। मैं भी तो मिस करूंगी। कृष्य ने उसकी तरफ सवाल भरी नजरों से देखा तो पुष्पा उसके सीने से लगते हुए बोली, मैं भी मिस करूंगी, मत जाइए, अब नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। प्यार करती हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ। कृषि ने उसे बाहों में कसकर समेटते हुए कहा, एक बार और कहिए ना। नहीं, अब नहीं कहूंगी, अब समझ जाइए, पर मुझे आपसे दूर नहीं रहना, आप मत जाइए और ना ही मुझे इस तरह इग्नोर कीजिए, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बोलते हुए पुष्पा का कलेजा धक धक हो रहा था, जिसे कृषि साफ साफ सुन रहा था। कृषि अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, तो आपका दिल धड़क ही गया, आपको प्यार हो ही गया। पुष्पा शर्माते हुए कृषि के सीने में मुंह छुपा लिया। कृषि हंसते हुए बोला, मेरे कान तरस गए थे ये सुनने के लिए। कृषि ने कहा तो पुष्पा हंसते हुए कृषि के सीने में मुंह छुपा लिया। तो कृषि का भी तन मन धधक उठा, जिसे सीने से लगाने के लिए वर्षों से ख्वाब देख रहा था, अब वो बेफिक्र होकर यूं सीने से लग गई थी, मानो इससे सुरक्षित व सुकून भरी कोई और जगह नहीं हो। यह पल कृषि के लिए भी बेहद खूबसूरत था। उसने पुष्पा के चेहरे पर झुका और उसके चेहरे पर आ रहे बालों के कुछ लट को कान के पीछे करते हुए कहा, आखिरकार दिल की बात जुबां पर आ ही गई। याद है किसी ने कहा था मुझे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना फर्क पड़ गया कि कोशिश करने के बाद भी दिल धड़क ही गया, तो प्यार हो ही गया। आखिर आप हार गई, अपना दिल मुझ पर हार गई। कृष्ण ने इतने रूमानी अंदाज में कहा कि पुष्पा का तन मन जल उठा, पूरा चेहरा गुलाबी हो गया। कृष्ण पुष्पा के होठ पर झुका तो उसने हया से चेहरा फेर लिया।
कृष्य के होठ उसके गाल पर टिक गए। आखिरकार तीखे मिर्च से लाल आपके गाल हया से गुलाबी हो गए। पुष्पा कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर हंसते हुए कृष्य के सीने से लगी रही। मैं सच में हार गई, तुम पर दिल हार गई, पर ये सब क्यों याद दिला रहे हो, ताना मार रहे हो? नहीं, अपने प्यार पर गर्व हो रहा है। आखिर आपको पुष्पलता कृष्य मल्होत्रा जो बना लिया। पुष्पा अभी भी कृष्य के सीने से चिपकी हुई थी। कृष्य ने पुष्पा को देखते ही सौरभ को मैसेज कर दिया था और उसके साथ सारे स्टाफ की छुट्टी हो चुकी थी। कृष्ण ने पुष्पा को खुद से अलग करना चाहा, तो उसने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, नहीं, यूं ही रहने दीजिए ना। इतना प्यार आ गया है कि अब छोड़ना नहीं है, हटना नहीं है। पुष्पा ने नाव में सिर हिला दिया, तो कृषि ने उसे बाहों में उठा लिया और केबिन से बाहर निकलकर कार में बैठ गया। पुष्पा ने धीरे से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ हम दोनों के अलावा कोई तीसरा ना हो। वैसे मेरे साथ चलने में डर तो लग रहा है। कैसा डर? अपने पति के साथ जाने में डर नहीं, सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। सच में? हाँ, सच में। तो फिर जरा और करीब आइए। बोलते हुए उसने पुष्पा का चेहरा अपने पास किया और होठ पर होठ रख दिया। पुष्पा कशमसाने लगी, लेकिन कृष्ण ने नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद जब वो अलग हुआ तो पुष्पा ने कहा, क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो क्या? ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। देर रात कार में रोमांच करते दिखे बिजनेस टाइकून कृष्य मल्होत्रा। बोलकर दोनों एक साथ हंस पड़े। चलिए हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। और हाँ, आप मुझे कुछ बताना चाहती थी, तो चलिए बता दीजिए। अब मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। अभी? हाँ, अभी। नहीं, अभी मन नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं सुना रही हो तो मेरी बातें ही सुन लीजिए। सुनेगी? पुष्पा ने हाँ में सिर हिला दिया। आप सुनना चाहेंगी? मैंने पहली बार कब और कहाँ देखा आपको? कब से आपको पसंद करता हूँ? पुष्पा ने हामी भर दी। तब जब मैं पहली बार इंदौर आया पापा के साथ घूमने के लिए। मेरे पापा आपके पापा के साथ काम करते थे। तब मैं 8वीं क्लास में था और आप 9th क्लास में थी। जब मैं पहली बार आपको देखा तो पता नहीं एक अलग सी हरकत हुई मन में। ऐसा लगा आपको देखता रहूं, आपके आसपास ही रहूं, आपसे खूब बातें करूं। काफी देर तक आपको देखता भी रहा। मैंने आपसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन पापा ने देख लिया और मना कर दिया। शायद उन्होंने नोटिस कर लिया था। फिर वो मुझे वापस भोपाल लौटने के लिए बोले। मन तो नहीं था, पर वापस लौटना पड़ा। परंतु जाने से पहले मैं चुपके से आपके स्कूल के कैलेंडर से एक फोटो निकाल लिया था। कृष्ण ने अपने वॉलेट से एक फोटो निकाल कर दिखाया, जिसे देखकर पुष्पा चौंक पड़ी। अरे हाँ, ये तो मेरा ही फोटो है। इतना ही नहीं, उसके बाद भी बहाने करके मैं एक दो बार पापा के साथ आया, बस आपको देखने के लिए। ये बात मेरे मम्मी पापा ने नोटिस कर लिया और वो मुझे समझाने लगे, दूर रहने के लिए कहने लगे, वरना उसकी बदनामी होगी, पापा की नौकरी जा सकती है, हमारा और आपका कोई मेल नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप मुझसे उम्र में बड़ी थी। मम्मी पापा जो समझा रहे थे वो मैं भी समझ रहा था, लेकिन ये दिल समझे तब ना। इसे तो पहली नजर में ही आप भा गई थी, और जब कोई दिल को भा जाए फिर मेल बेमेल कहाँ रह जाता है। मैं भी अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा, और जब मुझे पता चला कि आपने एमबीए करने के लिए इंदौर के कॉलेज में एडमिशन लिया है, तब मैंने पापा से जानबूझकर जबरदस्ती उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। सिर्फ आपके लिए। जानती हैं, पैसे कम पड़ रहे थे, तब आपके पापा ने ही हेल्प की थी। सुनकर पुष्पा को बहुत आश्चर्य हो रहा था। कॉलेज में जब फ्रेशर की पार्टी हुई, उसमें मैंने डांस किया और एक गाना गाया था। तब से मैं बहुत फेमस हो गया था, कुमार सानू के नाम से। और जिसके लिए मैंने गाना गाया वो आप थी। ये बात कानो कान कुछ स्टूडेंट को पता चल गई और सबने मेरी बहुत खिल्ली भी उड़ाई, पर मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब एक दिन एक लड़के ने कहा, अरे जिसके लिए तू पागल हो रहा है, तुझे पता भी है वो डीन की इकलौती बेटी है, तुझे घास भी नहीं डालेगी। और उसके पापा तो पूछ मत कैसे इंसान है। अगर उन्हें भनक भी लग गई तो करियर के साथ जिंदगी की भी वाट लग जाएगी। तब मैंने भी ताव में आकर कह दिया, अरे डीन की बेटी है तो क्या, उसके पास दिल नहीं है? देखना, इस वैलेंटाइन डे पर मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। हाँ है, पर वो दिल तुम्हारे लिए नहीं है। और भी तुमसे कितने अच्छे अच्छे लाइन में लगे हैं, पर डर के मारे बोल नहीं रहे। फिर तू किस खेत की मूली है बेटा, ज्यादा ख्वाब मत पाल।
जब तक मैं आपसे बात करता कुछ करता उससे पहले ही पता नहीं किस तरह ये बात आपके पापा तक पहुंच गई। उन्हें जब पता चला कि मैं उनके साथ काम करने वाले देव का बेटा हूँ तो पहले समझाया, लेकिन जवानी का जोश था। मैं समझने की बजाय उन्हें ज्ञान बांटने लगा। प्यार का भूत सवार था तो उन्हें उपदेश देने लगा। पापा ने भी बहुत समझाया, जमीन आसमान का फर्क है हम दोनों में। तब मैंने हाँ तो बोल दिया और सुना उनकी बिल्कुल नहीं। फिर एक दिन आपके पापा ने अपने केबिन में बुलाकर साफ-साफ शब्दों में कहा, मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचना और बोलना बंद कर दो। सर मैं तो बंद कर दूंगा, लेकिन दिल का क्या करे, इस पर तो जोर है ही नहीं। आपके पापा ने गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा था और मैं वहीं उन्हें पलटकर जवाब दे दिया, जितना मारना है मार लीजिए, पर एक दिन बहुत पछताएंगे। जिस हाथ से मारा है उसी हाथ से कन्यादान करोगे। अब तो आपकी बेटी से ही शादी करूंगा, आपका दामाद मैं ही बनूंगा। बस इसी बात पर मैं कॉलेज से तो निकला ही, पापा को भी बहुत सुनाया। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो। मेरे घर में रहकर, मेरे टुकड़ों पर पलकर मेरी बेटी पर ही बुरी नजर रख रहे हो। वो भी काम से निकाल दिए गए। इंदौर में हमने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने की सोची, पर आपके पिताजी ने कहीं नहीं होने दिया। जब वहां रहने की वजह नहीं बची, तो हम वापस अपने शहर भोपाल आ गए। पिताजी बहुत पहले से आपके पापा के साथ काम करते थे और जो कुछ भी बने थे उन्हीं की बदौलत। तो पापा इन सब से बहुत हर्ट हुए। उन्होंने आपके पापा से कई बार माफी मांगने की कोशिश भी की, लेकिन आपके पापा नहीं माने। एक तो उनकी नौकरी चली गई और मेरा भी कॉलेज बंद हो गया। इन सब से वो बहुत चिंता में रहने लगे और एक दिन जब काम ढूंढने के लिए जा रहे थे, तो इसी चिंता में घुले होने के कारण उन्हें पता नहीं चला और सामने आ रही एक बड़ी ट्रक से उनकी स्कूटर का टक्कर हो गया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अब घर की जिम्मेदारी, सब खर्च मेरे ऊपर आ गया। मैं काम ढूंढने लगा, इधर माँ बीमार रहने लगी। काफी हाथ पैर मारने के बाद अविनाश बाबू की कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई भी। लाइफ थोड़ी पटरी पर आने लगी कि एक दिन अचानक माँ को पैरालिसिस अटैक आया। मेरे पास पैसे नहीं थे जो मैं माँ का इलाज कराता। तब अविनाश बाबू ने बहुत मदद की और उनका पैसा लौटाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ महीनों के बाद उन्होंने मुझे अपना पीए अपॉइंट कर दिया। उनके साथ साथ बिजनेस में भी कभी कभी एडवाइस दे देता, बीच बीच में बोल देता और मेरा आइडिया सुझाव उन्हें अच्छा लगने लगा। तब धीरे धीरे वो अपने काम में इन्वॉल्व करने लगे। उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया और एक दिन मुझे बहुत कम परसेंटेज के साथ अपने बिजनेस का पार्टनर बना लिया। मुझे उन्होंने अपने पार्टनर क्यों बनाया ये समझ में नहीं आ रहा था, पर बिजनेस में काफी तरक्की होने लगी। मेरे हालात बदलने लगे, आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलता जा रहा था, पर जो नहीं भूला वो आपको और आपको पापा को किया हुआ इंसल्ट। मेरे मन में आपको वापस देखने की, अपने जीवन में लाने की इच्छा थी, पर मन में एक बदले की भावना आ चुकी थी। मैं आपके बारे में पता करने की कोशिश करने लगा। इसी बीच एक दिन अविनाश बाबू मेरे पास अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा। उनके इतने एहसान थे मेरे ऊपर कि मैं ना नहीं कर सका। उनकी बेटी की आदतें हरकतें जानते हुए भी मैं शादी के लिए तैयार हो गया। अब समझ में आया उन्होंने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर क्यों बनाया। बहुत जल्द हमारी सगाई हो गई, लेकिन जब उसे पता चला तो वो काफी चिढ़ गई। शायद उसने पापा को मना किया, पर जब वे नहीं माने तो मुझे इस शादी से पीछे हटने के लिए कहने लगे। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरे सामने आने लगी। मैंने भी उसे कह दिया, जितना मिलना है जो भी करना है कर लो, पर शादी के बाद आसपास भी फटके तो जान ले लूंगा। हमारे बीच बहस होने लगी। इस सब से अविनाश बाबू अनभिज्ञ थे। जब शादी का दिन काफी नजदीक आ गया तो उन्होंने मुझे पास बुलाकर कहा, शादी के बाद सब तुम्हें संभालना है। अब मैं जल्द ही रिटायरमेंट ले लूंगा। ये बात जयंती ने सुन लिया और अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया। उसने ही जयंती को इतना भड़काया कि भरे मंडप पर मुझे छोड़कर चली गई। इससे उनकी बहुत बदनामी हुई। वो गुमसुम रहने लगे और इसी बीच उसके बॉयफ्रेंड ने पूरा बिजनेस में लॉस करवा दिया और इल्जाम अविनाशी के ऊपर लगा दिया। इतना ही नहीं, उनका एक्सीडेंट भी करवा कर उनकी जान लेने की कोशिश की। इन सब से उभरने में मैंने उनकी बहुत मदद की और उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की आगे बढ़ने में। बिजनेस के गुर सिखाने में उनका ही हाथ है।
मैं आगे बढ़ा हूँ, मेहनत जो भी किया है, पर राह उन्होंने ही दिखाई है। मैं उन्हें पिता के सम्मान देता हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया, बहुत जल्द नई ऊँचाइयों को छू लिया। मैंने सब कुछ पा लिया, बस कमी थी तो आपकी। पर ये उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी। मैं खुद को बिज़नेस में इतना व्यस्त कर लिया कि धीरे-धीरे मेरे दिमाग से ये भी चला गया और अब शादी-ब्याह के नाम से एक नफ़रत सी हो गई। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी आपको देख पाऊँगा, लेकिन शायद मेरा प्यार सच्चा था और भगवान भी चाहते थे कि हमारी मुलाकात हो। और सालों बाद उस दिन जब मैंने देखा आप मेरी बाइक पर बैठी थी, मेरे आंटी कहने पर जब आपने मुड़कर देखा तो एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि आप ही हैं। पर ये बात तब कन्फर्म हो गई जब आप मेरी कार में बैठी और मैंने आपका प्रोफाइल देखा। फिर क्या लेकर क्या गया अपने घर में, फिर अपने जीवन में भी। पुष्पा उसके कंधे पर सिर टिकाए सारी बातें सुन रही थी। अब तक उसकी आंखें भर आई थी, जिसे चाहकर भी रोक नहीं पाई, और कुछ बूंद कृषि के कंधे पर गिर पड़े। आप रो क्यों रही है? क्यों, क्या हुआ? अच्छा समझ गया, मेरी बातों से हर्ट हुआ आपको, पर मैं सच कहता हूँ, मेरे मन में बदले की भावना थी, पर अब नहीं, मैं सच में आपको बहुत चाहता हूँ। पुष्पा की नजरें नीची हो गई। मुझे आपका पास्ट नहीं जानना और कभी कोई शिकायत नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पर आप यूं नजरें नीचे मत करिए, आप मेरा प्यार है, पहला प्यार। इस पर मुझे बहुत गर्व है और मैं अपने प्यार की बहुत इज्जत करता हूँ। पुष्पा की आंखें फिर छलक गई। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप मिल गई, बस बात खत्म, और जो पास्ट है उसे पास्ट ही रहने दीजिए, बोलकर कृषि ने उसका सर अपने कंधे पर रख सहलाने लगा। कृषि ड्राइव कर रहा था और पुष्पा एकटक उसे देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मेरा ईमान डोल जाएगा, कृषि ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आप सुन लीजिए, मेरे मन में बताने को कहने को बहुत कुछ है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ और अपना मन हल्का करना चाहती हूँ, तो प्लीज सुन लीजिए। कृषि ने हाँ में सिर हिलाया। मैं भी किसी के प्यार में पड़ गई थी, पर शायद गलत इंसान के साथ। जानते हैं, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। काफी मनौती के बाद मेरा जन्म हुआ था। पापा कहते थे जन्म के समय मैं बेहद प्यारी और कोमल थी, बिल्कुल फूल के जैसे। इसके लिए माँ मेरा नाम पुष्पा रख दिया। बोली मेरा नाम लता और लता के पुष्प है ये, इसीलिए मेरा नाम पुष्पलता रखा गया। इकलौती संतान होने की वजह से मैं बहुत लाड प्यार और नाजो नखरों से पलने बढ़ने लगी। यूं तो मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरी हर एक डिमांड पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मुझसे जो बात निकल जाती वो पूरी होकर रहती थी। पर इस लाड प्यार का मैं गलत फायदा उठाने लगी। मैं दिन प्रतिदिन जिद्दी बनती गई। मम्मी पापा जो काम करने से, जो जिद पूरी करने से मना करते, मैं वही काम करने लगती। कोई ना कोई तरकीब निकाल कर अपनी बात मनवा ही लेती। पापा ने मेरी बात जानते हुए भी इग्नोर कर दी। मेरी जिद देखकर ही उन्होंने जानबूझकर अपने कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया। पढ़ाई में मैं काफी होशियार थी। कितने ही लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, पर पापा की वजह से कुछ कहने की, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। कॉलेज के दूसरे साल में मेरी मुलाकात प्रेम से हुई। उसकी बातें, उसकी सादगी मुझे बहुत भा गई, और उससे भी बड़ी बात थी, वो एक नॉर्मल दोस्त की तरह था। ना कभी वल्गर बातें की, ना कोई ऐसा डिमांड। उसने मुझ पर कभी दबाव नहीं बनाया। सामने से कहा जो भी कुछ होगा शादी के बाद, पहले नहीं। और इसकी यही खूबियाँ मुझे बहुत पसंद आई और मैं धीरे-धीरे उससे बहुत प्यार करने लगी। पापा को जब पता चला उन्होंने मना किया, लेकिन मैंने भी साफ-साफ शब्दों में कहा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। उसके बाद पापा बोले, बात इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन कॉलेज समाप्त होते-होते बात बहुत बढ़ गई थी। हम दोनों शादी कर परिवार बसाने की सोचने लगे। मेरे साथ कहीं न कहीं वो भी जानता था पापा इस रिश्ते के लिए सीधे-सीधे नहीं मानेंगे, पर मैंने सोच लिया हर बार की तरह इस बार भी पापा को मना लूँगी। मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना होगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने पापा को यह बात बता दी। पापा बहुत नाराज़ हो गए। अपनी परवरिश पर अंगुली उठाने लगे। उन्हें सब कुछ मंजूर था, लेकिन बेटी का अपनी मर्जी से विवाह करना पसंद नहीं था। वो हमेशा इन बातों के लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी मैंने यह सब कर ही लिया। पापा जितना सख्त होते गए, मैं भी उतनी ही जिद्दी बनती गई।
मैं इस बात पर अड़ गई थी कि शादी करूंगी तो उसी से, वरना नहीं। पापा फिर भी नहीं माने, समझाने लगे हमारी और उसकी हैसियत के बारे में। मेरा पॉकेट मनी भी नहीं उठा सकता था वो। मैंने कह दिया कोई बात नहीं पापा, हम दोनों को अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। फिर आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे, उससे तो खर्च उठा ही सकता है। ये शब्द सुनकर पापा पहली बार मुझ पर बहुत नाराज हुए और थप्पड़ भी पहली बार उठा दिया। मेरे अंदर भी वही जवानी का जोश था, अपनी जिद पर अड़ गई, पापा को झुकाने लगी। तब पापा मुझे शांति से समझाने लगे, अपनी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सबके बारे में बताने लगे। पर ये सब बातें तो मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे, कुछ समझ नहीं आया। मैंने भी कह दिया कि बेटी की खुशी से बढ़कर आपकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा है। पापा के साथ माँ के भी गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भी आगे बढ़कर मुझे 2 झापट रसीद कर दिया। फिर अपनी बातें मनवाने के लिए मैंने एक दिन घर छोड़ दिया। वास्तव में मेरा घर से भागने का कोई इरादा नहीं था। मुझे तो लगा जब पापा को कहूंगी कि मैंने छोड़ दिया है तो शायद पापा मुझे बुला लेंगे, कहेंगे कि बेटा तुम घर आ जाओ, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। इसीलिए मैं अपने घर से बाहर निकलकर पापा को फोन किया कि प्रेम के साथ मेरी शादी करवा दीजिए, वरना भाग जाऊंगी। पापा फिर भी नहीं माने। शायद उन्हें लगा था हर बार की तरह जीत कर उन्हें बस झुकाना चाह रही हूँ। मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती, पर मैंने ऐसा कर लिया। बिना कुछ लिए घर में, बिना किसी को बताए चुपचाप निकल गई। मुझे अब भी यकीन हो रहा था पापा बस यूं ही डरा रहे हैं मुझे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मुझे जरूर वापस लौटने के लिए कहेंगे। और मैं प्रेम के साथ यूं ही चली आई कि चलो अभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन दूर रहूंगी तो पापा मुझे जरूर बुला लेंगे। पर प्रेम ने मुझे धोखा दे दिया। ट्रेन में हम बैठ तो गए, पर अब अचानक उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। मुझे बहुत समझाने लगा, घर वापस लौटने को कहने लगा, पर मैं अपनी जिद पर अड़ी थी। घर वापस लौटना मतलब मेरे पापा की जीत और मेरे जिद की हार हो जाती, इसीलिए मैं नहीं लौटी। वो मेरे पास कुछ देर बैठा और बार बार उठकर जा रहा था। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, परेशान दिख रहा था, और मैं ये बात नोटिस कर रही थी। परंतु मैंने कहा चिंता मत करो, पापा जरूर कॉल करेंगे, बुला लेंगे। फिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, बुलाएंगे ही। वो मुझे मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। और ये शायद मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जब कुछ घंटे से 2 दिन बीत गए और पापा का कॉल नहीं आया, तब मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी। पर मैं भी जिद्दी, झुकने को तैयार नहीं। कितनी बार हाथ में फोन लिया पर पापा को कॉल नहीं लगाया। इधर प्रेम परेशान दिख रहा था। वो अब मुझे बार बार वापस लौटने को कह रहा था। मैं उसकी एक नहीं सुनी। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, बस 2-4 दिन की बात है, फिर तो पापा स्वयं हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप शांत रहा, पर परेशानी के भाव चेहरे पर साफ दिख रहे थे। अरे तू कितना फट्टू है रे, मैं लड़की होकर परेशान नहीं हो रही हूँ, तुम्हारे साथ भाग आई, और तू लड़का होकर भी इतना डरा हुआ है, परेशान है, फिर मुझे कैसे संभालेगा। तुझे देखकर लग रहा है मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी तेरे साथ भागकर। चल हम मुंबई चलते हैं। वो मना करता रहा, पर मैं मानने को तैयार नहीं हुई। वो कुछ नहीं बोला। हम दोनों ट्रेन पकड़ लिए। कुछ देर में मैं तो सो गई, परंतु जब मेरी सुबह आंख खुली तो प्रेम कहीं नहीं था। मैंने उसे काफी कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। मैं मुंबई पहुंच गई थी। ट्रेन से उतर गई, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैं ज़्यादा सोच समझ नहीं पाई। अब मुझे घबराहट होने लगी, रोने लगी। अब मैंने तुरंत पापा को फ़ोन किया, पर उनका कॉल लगा नहीं। मैंने जब अपनी माँ को फ़ोन लगाया, पर वो नहीं लगा। मुझे समझते देर नहीं लगी। मेरे इस रवैये से मम्मी पापा बहुत नाराज़ है। मैंने दूसरे के फ़ोन से कॉल किया। मेरी बात सुनने से पहले ही उन्होंने तुरंत जवाब दिया। पुष्पा नाम की मेरी कोई बेटी नहीं है। उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, कहा मुझे कोई बच्चा नहीं है। अब मैं बे-औलाद हूँ। हाँ, एक बेटी थी, जिसका संस्कार मैं आज ही कर दिया है, तो मेरी कोई बेटी नहीं है इस दुनिया में। और फोन कट हो गया। मैं बदहवास सी हो गई। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ होते हुए भी मैं बेघर हो चुकी थी। स्टेशन से निकलकर एकदम भीड़-भाड़ वाली सड़क पर यूं ही जा रही थी। इस मुंबई शहर में मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। ना मेरे पास पैसे थे, ना पहनने को एक भी कपड़े, कुछ भी नहीं था। सुबह के करीब 4 बजे का समय था। मैं सड़क पर चलती जा रही थी।
अचानक सड़क किनारे झाड़ में से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। मैंने पास जाकर देखा तो एक नवजात बच्ची थी। मैंने उसे गोद में उठा लिया। यूं तो गर्मी का मौसम था, लेकिन बच्ची के तन पर कपड़ा नहीं था। वो ठंड से कांप रही थी। मैंने उसे दुपट्टा उठाकर कलेजे से लगा लिया। बच्ची कुछ पल के लिए चुप हुई और अचानक फिर जोर से रोने लगी। शायद उसे भूख लगी थी। मैं तो खुद परेशानी में थी, अब उसे कैसे बचाती। मैं एक बार फिर उसे वापस नहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो बच्ची इतना रोने लगी कि मुझे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे फिर उठा लिया। अब बच्ची को लेकर क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कुछ देर तक इधर-उधर देखा, तभी वहां एक ऑटो आकर रुकी। उसमें से एक महिला निकली, शायद नाइट ड्यूटी करके लौट रही थी। वो महिला कोई और नहीं, कामिनी थी। मुझे देखते ही पास आई। मेरे चेहरे पर फैले डर और घबराहट को देखकर उसने कहा, तू कौन है, कहाँ से आई है और ये किसका बच्चा है? डर के मारे मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल पाया। तुझे देखने से लगता नहीं कि ये तेरा बच्चा है। तू प्रसूति भी नहीं दिख रही है। फिर ये कौन है? किसका बच्चा उठाकर ले आई है तू? तू बच्चा चोर है। देख, तू सही से बता, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी। तब मैंने सारी बातें बता दी। वो यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैं बहुत रोने लगी और बार बार कहने लगी तो उसे यकीन हो गया। काफी देर तक बात करने के बाद मैंने कहा, ये बच्ची पुलिस में दे देती हूँ। उसने देने से मना कर दिया। कहा, चलो मेरे साथ। और मैं बच्ची को लेकर उसके घर आ गई। पहले तो सबको लगा कि मैं उसकी कोई रिश्तेदार हूँ, लेकिन जब कुछ दिन बीत गए और मैं नहीं गई, तो गली में सब पूछने लगे। तब उन्होंने बहाना बना दिया कि इसका पति बाहर चला गया इसे छोड़कर, तो ससुराल वालों ने निकाल दिया है। बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी, इसीलिए अब यहीं रहेगी। तब मुझे लोगों की बहुत सहानुभूति मिली। गली के कुछ लोगों ने मेरे घर बसाने के लिए थोड़ा बहुत सामान भी दिया। अब मुझे समझ आया उसने क्यों बच्ची को लेकर चलने को कहा। उसका नाम कामिनी ने ही पुण्य रख दिया। मैं अब भी इंतजार कर रही थी कि शायद प्रेम मुझसे कांटेक्ट करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन बातों ही बातों में कामिनी ने बताया कि जिस ट्रेन से मैं आई थी, उसी ट्रेन से कोई युवक गिर गया। फिर उसने जो हुलिया बताया वो बिल्कुल प्रेम जैसा ही था। मैं समझ नहीं पाई, शायद डर की वजह से मैंने मान लिया कि हो ना हो वो प्रेम ही होगा। वो भी तो कितना परेशान था। मैं पता लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कामिनी बोली, एक हफ्ते होने को आ गया, तुम कहाँ पता लगाओगी? अगर जाओगी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। और मैं नहीं गई। अब वहीं कामिनी के 2 कमरे वाले घर के एक कमरे में मैं रहने लगी। वो भी सिंगल मदर थी, तलाकशुदा थी। उसने मेरा दर्द समझा और रहने दिया। मैं बच्चे को संभालना तो जानती नहीं थी, इसीलिए घर में काम करने वाले माधुरी उसकी देखभाल करने लगी और मुझे भी बताने लगी। अब मेरे मन में हीन भावना आने लगी थी। अपनी इस हरकत पर पछतावा हो रहा था। मुझे खुद से ही बहुत चिढ़ होने लगी थी। अपनी गलती की वजह से मेरा परिवार तो छूटा ही, प्रेम भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। मेरी जिद और गलती का परिणाम तुरंत मिल गया मुझे। मैंने कामिनी के फ़ोन से एक बार फिर अपने घर को कांटेक्ट किया, लेकिन इस बार भी उससे बदतर जवाब मिला। तो मैं अपनी सहेली को फ़ोन किया। उसने कहा, तेरे पापा की बहुत बदनामी हो रही है। लोग बहुत खिल्ली उड़ा रहे हैं। तू घर छोड़कर किसी लड़के के संग भाग गई है। अरे इतना ही नहीं, कॉलेज में भी उनका इतना मजाक बना कि उन्होंने डीन का पोस्ट छोड़ दिया और कॉलेज भी छोड़ दिया। मुझे अपनी हरकतों पर शर्म और पछतावा दोनों हो रहा था। मैं बहुत रोने लगी। प्रेम का सरनेम श्रीवास्तव था, इसीलिए मैंने अपना और बच्चे का सरनेम श्रीवास्तव रखा। जब लोग पूछने लगे इसके पिता के बारे में, तब मैंने प्रेम के बारे में कहा। बच्चे की देखरेख माधुरी करने लगी और मैं बाहर जाकर काम करने की सोची, लेकिन हिम्मत इतनी टूट चुकी थी कि बाहर नहीं निकल पाई। नौकरी करने की हिम्मत नहीं हुई। तब मैं घर में ही आसपास के बच्चों को ट्यूशन देने लगी। समय के साथ पुण्य बड़ी होने लगी। जब उसने पहली बार मुझे माँ कहा, तब एक माँ की भावनाओं से अनभिज्ञ होने के बावजूद मेरे हृदय में ममत्व उमड़ पड़ी। उसे सीने से लगा लिया। मैंने उसे जन्म नहीं दिया था, बावजूद सबसे पहले मेरे मन में यही ख्याल आया कि मैंने जो गलती की वो मेरी बच्ची ना करे, उस राह पे ना चले। मुझे अब समझ में आया कि एक बेटी के माता पिता क्या सोचते हैं, उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है।
और कितना कोशिश करते हैं, मेहनत और त्याग करते हैं अपने बच्चे को लायक बनाने और दुनिया वालों की गलत नज़रों से महफूज रखने के लिए। मैं बस अपनी गलती बेटी के लिए इमेजिन किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब समझ में आ रहा था मेरे माँ-बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या वो सोच रहे होंगे और उन्होंने मुझे क्यों जीते जी मार दिया। शायद भगवान मुझे यही एहसास दिलाने के लिए उस बच्ची से मुझे मिलाया। धीरे-धीरे समय बीतता गया, प्रेम नहीं आया तो मैं भी यहाँ स्वीकार कर लिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उसकी चिंता में घुलती जा रही थी। जब तक रोती थी, तब कामिनी और माधुरी मुझे संभालती और समझाती। मैं महीनों तक फ़ोन करके अपने घर वालों को फ़ोन करती रही और पापा ने हमेशा यही कहा, मेरी कोई बेटी नहीं है दुनिया में, मैं निसंतान हूँ। राजकुमारी सी पली बढ़ी मैं जब उस एक चोल के कमरे वाले घर में रहने लगी, हर एक चीज़ की समस्या हुई, तब मुझे समझ आया जीवन जीना कितना मुश्किल है। ऊपर से एक बच्चे की जिम्मेदारी। कितनी बार पछतावा हुआ, मैं बीमार सी दिखने लगी, काफ़ी डिप्रेशन में चली गई। तब कामिनी और माधुरी ने ही संभाला। समय के साथ-साथ धीरे-धीरे मैंने ये स्वीकार कर लिया कि अब यही जीवन जीना है मुझे। लेकिन जब कुछ महीनों के साथ साल बीतने लगे और कोई नहीं आया, तो लोगों को शक होने लगा कि मैं कुंवारी माँ हूँ या भागी हुई लड़की हूँ। फिर उसी गली के कितने ही लड़के मेरे पीछे लग गए, मुझे परेशान करने लगे, इल्ज़ाम लगाकर बदनाम करने लगे। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मानो एक दिन मैं सही सलामत रह जाती, तो लगता कि आज मेरी इज़्ज़त बच गई है। उसी गली में थोड़ा पैसा और रुतबा वाला शराबी रूपक था। उसे धीरे-धीरे पता लग गया कि मेरा कोई पति नहीं है और तब उसने गंदी नज़र मुझ पर डालना शुरू किया। उसने आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन जब भी देखता भद्दी-फप्तियाँ ज़रूर कसता। मैं ये धीरे-धीरे सब भूल रही थी, प्रेम की यादें भी धूमिल पड़ गई थी। अब पुण्य बड़ी हो गई थी। रहते-रहते मुझ में भी थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था, तो मैं भी बाहर निकलकर ढंग का जॉब करने की सोची और यहाँ से शिफ्ट होकर एक अच्छी ज़िंदगी जीने की। मैं नौकरी के लिए हाथ-पैर मार रही थी, तब आपसे मुलाकात हुई। फिर जब आपके घर में नौकरी करने लगी, तो सबका बिहेवियर देखने से लगा कि और मेरी ज़िंदगी थोड़ी बदल जाएगी, अच्छी जगह आ गई हूँ। पर यहाँ भी आपका रवैया देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मेरी पहचान के हैं, इसीलिए मैं आपके बारे में पता करने की कोशिश करने लगी। इसी बीच मुझे एक दिन प्रेम दिखा। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन ये भ्रम उस दिन बीच पर सच्चाई में बदल गया जब मैंने उसे दोबारा देखा। सारी सच्चाई उस दिन पता चल गई। जिस दिन मेरा ट्रक से एक्सीडेंट होते-होते बचा, उसी ने मुझे बचाया और सारी सच्चाई भी बताई। उसने कहा मुझसे प्यार और शादी करने का रीज़न एक ही था, मेरा इकलौता होना और मेरे पापा की प्रॉपर्टी, उनका रुतबा, जिसके सहारे वो आगे बढ़ना चाहता था। पता नहीं वो कितना सच बोल रहा था या झूठ। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत टूट गई थी, बहुत रो रही थी। इसी सब के बीच मुझे आपकी सच्चाई पता चली और मैं यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये सब रूप की माँ को पता चल गया और ज़बरदस्ती मुझे वापस ले आए, अपने बेटे के साथ शादी करने की तैयारी करने लगी। लेकिन आगे कुछ होता उससे पहले आप आ गए और सब कुछ ठीक कर दिया। पहले आप पर भी मुझे थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन अब विश्वास हो गया। थैंक यू सो मच मुझे अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कोई मुझे इतना प्यार करने वाला मिलेगा। बोलते-बोलते पुष्पा का गला रुंध गया था, आँखों से झरझर आँसू बहने लगे थे। कृषि ने उसे बाहों में कसकर समेट लिया और माथे को चूम दिया। जो बीत गई वो बात गई, अब हम कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और हमेशा रहेंगे। पुष्पा भी उसकी बाहों में यूं सिमट गई, मानो मझधार में फंसी नौका को साहिल मिल गया हो। सच ही तो कहा था उसने, मुझसे प्यार करके देखिए, जितना खोया है उससे कई गुना वापस लौटा दूंगा। बातें करते हुए दोनों शहर से काफी दूर निकल गए थे। अचानक ही मौसम खराब होने लगा और बारिश की बूंदें पड़ने लगी। बारिश देख पुष्पा का मन मचल उठा। हम भीगने चले। हाँ बिल्कुल, पुष्पा तुरंत कार से बाहर निकली और आसमान की तरफ देखते हुए दोनों बाहें फैलाए गोल गोल घूमने लगी। बारिश में भीगने लगी। कृष्ण दोनों हाथ बांधे एक पल के लिए ठिठक कर उसे देखने लगा। स्ट्रीट लाइट और बीच-बीच में आसमान से चमकती बिजली की रोशनी में उसका गोरा बदन दमक रहा था, जिस पर पानी की बूंदें मोतियों की भांति
फिसल रही थी। वो इतना बेफिक्र होकर नाच रही थी कि देखकर लगा नहीं अभी कुछ देर पहले इतना सब कुछ बोली है, इतना दुख देखी थी, रो रही थी। कृषि के कदम अनायास ही बढ़ गए और उसे बाहों में भर लिया तो पुष्पा की पकड़ भी कृषि की पीठ पर कस गई। कुछ देर दोनों यूं ही एक साथ बारिश में भीगते रहे। अचानक बिजली जोर से कड़की और चिहुक कर पुष्पा उसके सीने में मुंह छुपा लिया। कृषि ने भी कस कर भींच लिया। कुछ देर यूं ही रहने के बाद उसने होले से उसका शब्द निकाल दिया और अगले ही पल उसके गर्दन और कॉलर बोन पर कृषि के नरम होंठ चलने लगे। पुष्पा की आंखें स्वतः बंद हो गई। दोनों एक साथ काफी देर तक भीगते रहे। चलिए ये बेमौसम की बारिश है, बीमार हो जाएंगे, कृषि ने कहा तो पुष्पा ने सिर उठाकर कृषि की तरफ देखा और दोनों हाथों को कृषि की गर्दन में फंसाकर झुका लिया। उसकी मंशा जानकर कृषि ने उसे कमर से पकड़कर लिफ्ट कर लिया। पुष्पा ने दोनों पैर उसके कमर पर रेप कर दिया और उसके होठों को अपने होठ के बीच दबा लिया। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए और कार में बैठकर वापस घर आ गए। सुबह होने को आई थी। दोनों ने चेंज किया और बेड पर आ गए। बेमौसम की बारिश में भीगकर थकी पुष्पा को जब कृष्ण का प्यार भरा आलिंगन मिला तो तुरंत गहरी नींद के आगोश में समा गई। परंतु कृष्ण को नींद नहीं आई। वो उठकर बालकनी में आ गया। पुष्पा के प्यार के इजहार से जहां उसे सुकून था, वहीं पुष्पा की कही बातें कहीं ना कहीं उसके दिल को कचोट रही थी। कुछ देर तक यूं ही देखने के बाद वो फिर सिर निकालकर आसमान की तरफ देखा। आसमान चमक रहा था। चांद भी अब अपने घर लौटने की तैयारी में था। वो एकटक चांद को देखने लगा, परंतु अपनी नजरें फेर ली मानो नजर मिलाने की हिम्मत ना हो। क्या हुआ? अब भी अपनी चांद की मुझसे तुलना करोगे? मुझ में दाग है, बावजूद ये आसमान मुझे अपने आगोश में समेटे हैं। मैं लोगों की ख्वाहिश हूँ, मुझे निहारते हैं, मुझसे तुलना करते हैं, उदाहरण देते हैं। दाग तो तुम्हारे चांद में भी लगा है। क्या तुम वो आसमान बन पाओगे जहाँ तुम्हारा चांद बेफिक्र होकर तुम्हारे आगोश में छुप जाए, सिमट जाए? सब कुछ जानने के बाद भी उस चांद का दीदार कर पाओगे? क्या अपने प्यार से उसे बेदाग कर पाओगे? जिसे चांद मानकर अपने घर में ले आए हो, उस चांद का चकोर बन पाओगे? उसे यूं लगा मानो चांद सवाल कम कटाक्ष ज्यादा कर रहे हो। वो सोचने पर बाध्य हो गया। अचानक कृष्ण ने भी उसे घुरकर देखा और सिर अंदर कर लिया। वो मेरा चांद है, मैंने प्यार किया है। अब वो जैसी है मेरी ही है। मैं अवश्य दीदार करूंगा, जरूर उसका चकोर बनूंगा। उस पर जो दाग लगा है उसे अपने प्यार से बेदाग कर दूंगा। वो वापस कमरे में आ गया। पुष्पा बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो रही थी। बगल में वो भी लेट गया। बाहों में पुष्पा को भर माथे पर चुंबन जड़ दिया। गहरी नींद में सोई पुष्पा को कृष्य की छुअन का आभास हुआ तो नींद में कुनमुनाई। तब कृष्य ने उसका सिर अपने बाहों पर रख उसके बालों में अपना मुंह छिपाकर वो भी सो गया। अगली सुबह पुष्पा का फोन बजा, तब जाकर दोनों की आंख खुली। सुबह के 9 बज रहे थे। कामिनी फोन पर थी। अरे तू कब तक सो रही है? अरे तुझे याद है कि नहीं, आज हल्दी और मेहंदी की रस्म है, फिर शाम को संगीत भी है। हाँ सब याद है बहन, तू क्यों भड़क रही है? तो कब आ रही है? मैं फ्रेश होकर जल्दी ही आती हूँ। हाँ जल्दी आ, और अब जीजू को मत देखना, नहीं तो फिर से चिपक जाएगी। पुष्पा ने हंसते हुए फोन रखा और वापस कृषि की बाहों में सिमट गई। कृषि भी जग चुका था। वो पुष्पा के गालों पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, अब उठ जाइए, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। लेकिन आज से तो सौरभ और कामिनी की शादी की रस्में शुरू हो रही है, आप अटेंड नहीं करेंगे? नहीं, मैं सिर्फ शादी अटेंड करूंगा, बाकी रस्में आप अटेंड कर लीजिए, काम भी जरूरी है। कृषि उठकर कमरे से बाहर निकला तो रमेश काका किचन में अपने काम में लग गए थे। दोनों फ्रेश हुए और एक साथ निकल गए। कृषि अपने ऑफिस के लिए निकल गया और पुष्पा कामिनी के घर। हल्दी मेहंदी का रस्म अच्छे से संपन्न हो गया। शाम को संगीत की रस्म थी। कामिनी ने पूछा, जीजू नहीं आएंगे? नहीं, वो सीधे शादी में आएंगे। शाम को संगीत का रस्म शुरू हुआ। सबने बारी बारी डांस किया। तब कामिनी पुष्पा को खींच कर लाई। चल, तू अपने संगीत में भी ज्यादा डांस नहीं किया, अब कर, तू तो अच्छा डांस जानती है। पुष्पा अपनी शादी में थोड़ा परेशान थी, पर इस शादी में तो सब कुछ लगभग ठीक हो चुका था। बेफिक्र थी, प्यार भरा दिल था।
वो तुरंत स्टेज पर आई और गाना बजा दिया, पिया तो से नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। पुष्पा एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर थी। गाने के अनुसार उसके पांव थिरकने लगे। पुष्पा मगन होकर ऐसे डांस कर रही थी मानो गाने और अपने डांस के जरिए अपने दिल की भावनाएं व्यक्त कर रही हो। कामिनी और सौरभ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ पुष्पा, आखिर तुम्हें प्यार हो ही गया। काश जीजू यहाँ होते। फिर उसने चुपके से वीडियो बनाकर कृष्य को भेज दिया। उधर कृष्य ऑफिस पहुंचा तो उसके पहुंचने से पहले वहां प्रेम आ चुका था। उसे वहां देखते ही कृष्य की मुट्ठियां भींच गई, दांत जम गए, आंखें लाल होने के साथ गर्दन की सारे नसें उभर आई। उधर कृष्य ऑफिस गया तो उसके पहुंचने से पहले ही प्रेम आ चुका था। उसे देखते ही वो गुस्से में कांपने लगा, जिसे देख प्रेम के भी हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। कृष्य कुछ बोलता उससे पहले ही प्रेम ने हाथ जोड़ लिया। सर आपको पुष्पा ने जो टोक रिस्पेक्टफुली। सर मैम ने जो बताया वही सच्चाई है। मैं उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता की सहमति से, ताकि मैं उनकी सारी संपत्ति का सर्वस्व बन सकूं, उत्तराधिकारी बन सकूं। मेरा पढ़ने में मन कम ही लगता था, इसीलिए मैं उसके सहारे आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन जब वो घर छोड़कर भाग गई, तब मेरा मन बदलने लगा और फिर मुझे आपके बारे में भी पता चल गया। तब मैं थोड़ा डर गया। आपके पिताजी उनके साथ काम करते थे, तो भी आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, फिर मेरा क्या होता? और मैं घर का अकेला बेटा था, बड़ी मुश्किल से वहां पढ़ने गया था। मैं डर गया, इसीलिए चुपचाप ट्रेन से उतर गया, ताकि पुष्पा मुझे नहीं देखे और वापस अपने घर लौट जाए। और कुछ नहीं। कृष्य की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। उसने प्रेम का गला पकड़ लिया। कोई लड़की तुम पर भरोसा कराई तो उसका भरोसा इस तरह तोड़ दिया। अगर तुम्हें उसके साथ शादी नहीं करनी थी तो तभी सच्चाई बता देते, वो लौट जाती। पता है तेरी एक गलती की वजह से उसने कितना कुछ झेल लिया और उसके परिवार को भी कितना झेलना पड़ा। सॉरी सर, पर मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन अपने पापा को झुकाने की जिद के आगे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुई। पर मैं सच कहता हूँ, मैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, उन्हें बेसहारा मत कीजिए। उसने पैर पकड़ लिए। कृष्य कुछ बोलता उससे पहले ही कामिनी ने उसके मोबाइल पर पुष्पा का वीडियो भेज दिया, जिसे देखकर पल भर में उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने तुरंत अपना पैर उसे छुड़ाया और खड़े होते हुए कहा, इरादा तो नहीं है तुम्हें छोड़ने का, लेकिन जाओ, तुम्हें माफ करता हूँ, पर आज के बाद फिर कभी पुष्पा के सामने तो क्या, इस शहर में भी कभी दिखाई मत देना। प्रेम 2 मिनट के अंदर गधे के सिंग की तरह गायब हो गया। कृष्ण ने जब पुष्पा का डांस वीडियो देखा तो रहा नहीं गया और वो सीधा वहां आ पहुंचा। उसे देख सौरभ और कामिनी खींच कर ले आए। आपका भी एक डांस परफॉर्मेंस हो जाए। कृष्ण स्टेज पर आ गया और सॉन्ग बजा, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। वो आगे जाकर पुष्पा को खींच लिया और एक दूसरे के कमर और कंधे पर हाथ रख दोनों ने संग संग डांस करने लगे। चंदा तुझे देखने को निकला करता है, आईना भी ओ दीदार को तरसा करता है, इतनी हंसी कोई नहीं। वीडियो कॉल पर सविता जी बेटे बहू को डांस करते देखकर वहीं से बलैया ले रही थी। कामिनी भी बहुत खुश हो रही थी। बहुत अच्छे से संगीत की रस्म संपन्न हुई। सब अपने घर आ गए। कृष्य और पुष्पा भी आ गए। बेड पर बैठी पुष्पा को कृष्य ने इंटेंसिटी से देखा तो पुष्पा ने कहा, चेंज कर लीजिए, कामिनी ने कल सुबह जल्दी आने को कहा है, बहुत सारी रस्में होगी, उसका गठबंधन भी मुझे ही करना है। सबके बारे में सोचते रहिए, सभी रस्में अदा करते रहिए, बस अपने बारे में कुछ मत सोचिए। अपने बारे में सोच लिया है, बस थोड़ा धैर्य रखिए, सुकून से अपना प्यार लुटाऊंगी आप पर। थोड़ा क्या, बहुत धैर्य रखा हूँ, पर कब तक, बहुत थोड़ा। बोलकर पुष्पा मुस्कुराते हुए क्लोसेट रूम में गई चेंज करने और कृष्य बाथरूम में। पुष्पा जब कमरे में आई तो कृष्य बेड पर आ चुका था। पुष्पा भी बगल में लेट गई और अपने ऊपर ब्लैंकेट खींचने लगी तो कृष्य ने रुमानी अंदाज में कहा, अब भी इतनी दूरियां और अलग ब्लैंकेट की जरूरत है आपको, छोड़िए उसे और आ जाइए ना मेरे आगोश में।
पुष्पा अपना ब्लैंकेट छोड़ कृष्य के साथ बाहों में सिमट गई। अगली सुबह दोनों शादी में जाने के लिए रेडी हुए। कृष्य ने जहाँ गोल्डन ऑफ व्हाइट कलर का कुर्ता पाजामा पहना, वहीं पुष्पा लाल रंग की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी। कुंदन जड़ाऊ गहने, हाथों में भरी भरी लाल चूड़ियां, श्रृंगार के साथ माथे पर मैचिक बिंदी, मांग में भरा सिंदूर। आहा! इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कृष्य की नजरें नहीं हटी। आज वो सच में इस चांद का चकोर बन गया था। अपनी मिलन की बेला भी अवश्य होगी। इस आस के साथ सौरभ की शादी अटेंड करने दोनों चले। गुलाबी कलर के लहंगे में कामिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सौरभ ने व्हाइट कलर का मोतियों से जड़ा कुर्ता पायजामा पहना और पाग पहना। वैसे ही मैच करता हुआ कियान ने भी कुर्ता पायजामा पहना। कुछ देर में मंगल गान और वैदिक मंत्र के बीच शादी की रस्में शुरू हुई और कुछ घंटे के बाद संपन्न हो गई। विदाई के समय कामिनी पुष्पा के गले लगकर सिसकने लगी। अरे बहन, तू क्यों रो रही है? कहाँ दूर जा रही है? पास में तो है। ऊपर से सौरभ जैसा पति मिला है जो इतना प्यार करता है, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। पुष्पा, सब तेरी वजह से संभव हुआ है। मेरी वजह से कैसे? तेरी वजह से तो हुआ है। तू मेरे साथ ना होती तो शायद ही मैं सौरभ से दोबारा मिल पाती। ठीक है, अब एहसान जताना बंद कर। फिर अगर जताना चाहती है तो जल्दी से तू भी मुझे मौसी बना दे, और तू भी। अब ये मत बोलना कि थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है जीजू के लिए प्यार, तो उसे बरकरार रख और सब कुछ जल्दी ठीक कर ले अपने बीच में। हाँ, मैं सिर हिलाकर पुष्पा कामिनी के गले से लग गई। कुछ देर में विदाई की रस्म शुरू हो गई। सभी मेहमान के साथ पुष्पा भी कृष्य के साथ अपने घर को लौट आई। कमरे में आकर आज उसे भी एक अलग सुकून और खुशी का एहसास हो रहा था। दोनों सहेलियों को एक धोखे से उभरने के बाद अच्छा जीवन साथी मिल गया था। रात में जब सौरभ कमरे में आया और शर्माती संकुचाती कामिनी को बाहों में लिया, तो उसका तन मन रोमांचित हो गया। सौरभ के प्यार और आलिंगन में कामिनी के बीते जीवन के सारे दुख दर्द और धोखे को मिटा दिया। पूर्ण रूप से एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का जन्म हुआ। अपने कमरे में बैठी पुष्पा भी कुछ सोचकर रोमांचित हो रही थी। तभी कृष्ण ने आकर पीछे से पुष्पा को बाहों में भर लिया और कंधे पर ठोडी टिका दिया। उसकी गर्म सांसें जब गर्दन पर महसूस हुई तो पुष्पा झटके में मुड़ी और जरा चिंतित स्वर में कहा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कृष्ण ने नाव में सिर हिला दिया। वो तुरंत उसके गले और सिर पर हाथ लगाते हुए बोली, अरे आपकी बॉडी तो काफी गर्म लग रही है, सांसें भी गर्म हो रही है। क्या हुआ? बुखार चढ़ रहा है? रुकिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। वो उठी तो कृष्ण ने पल्लू पकड़ झटके में अपनी तरफ खींच लिया। साड़ी का पिन खुल गया, पल्लू नीचे गिर गया। अध खुली साड़ी में पुष्पा सीधे कृष्ण की गोद में जा बैठी। जरूरी तो नहीं कि हर मर्ज के लिए दवा ही दी जाए। कभी अपने प्रेम के 2 घूंट पिलाकर देखिए ना, कैसे झटके में ठीक हो जाता हूँ मैं। कृष्ण ने पुष्पा के ईयरलोब पर अपने होठ फिराते हुए बेहद रूमानी अंदाज में कहा, तो पुष्पा उसके सीने से लग गई। कृष्ण ने उसे बाहों में भरा और ब्लाउज की डोरी खोल दिया। पुष्पा का तन मन दहक उठा। कृष्ण उसे महसूस करते हुए अपने हाथों से उसका चेहरा ऊपर किया और गर्दन पर अपने होठ फिराने लगा। कृषि के प्यार भरे स्पर्श से पुष्पा की सांसें तेज हो गई। धड़कनें भी बेकाबू हो चुकी थी। उसने कसकर कृषि के सीने के पास शर्ट को पकड़ लिया। कृषि ने उसे अपने कंधे पर झुकाया और हाथ पीछे कर उसके ब्लाउज के हुक खोल दिया और अपने होठ पुष्पा के कोमल पीठ पर फिराने लगा। उसका पूरा बदन थरथरा गया। एक झुरझुरी सी आ गई। वो भले ही घर से भागी थी, पर अपनी मर्यादा पार नहीं की थी। एक पुरुष के सानिध्य और हर तरह के छुअन से अब तक अनभिज्ञ थी। वो अनायास ही कृष्य से दूर हुई और भागकर खिड़की पर आ गई। इतना बड़ा धोखा और जीवन के इतने झंझावात झेलने के बाद पुष्पा को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा आएगा उसके जीवन में जो प्यार के साथ सुख चैन व सुकून सब लौटा देगा। उसे ये सब जब अचानक मिला तो खुशी समेटे नहीं सिमट रही थी, और जब उसे समेटने की कोशिश की तो मन उद्विग्न हो गया। इसीलिए वो खिड़की पर आ गई थी। जनवरी की सर्द रात की ठंडी पवन का झोंका जब उसके तन मन को छुआ तो कुछ राहत महसूस हुई। तभी पीछे से कृष्ण ने आकर कमर में बाहें लपेटते हुए कहा,
क्या हुआ? आप यहाँ क्यों चली आई? मन में अभी भी कुछ है, मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है। हो रहा है, बहुत भरोसा हो रहा है। तो आइए मेरे इश्क को मुकम्मल कर दीजिए ना। पुष्पा शर्माते हुए कृषि के सीने में मुंह छुपा लिया। जिस भाग्य को कभी कोसती रहती थी, आज कृषि जैसा जीवन साथी पाकर उस पर इतरा उठी थी। कृषि ने उसे बाहों में उठा लिया। उसने हल्का सिर झुकाकर आसमान की तरफ देखा, जहां तारों के बीच घिरा चांद अपनी छटा बिखेर रहा था। वो घुरकर देखा। देखो मेरा चांद, मुझे मिल गया। अब मैं रोज दीदार करूंगा। आज मेरा प्यार मुकम्मल हुआ। चांद तुरंत बदली में छुपने लगा, मानो उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा हो। अनायास ही मौसम का रुख बदलने लगा। चांद काले बादलों के बीच छुप चुका था। काली घटाएं फिर घिराई थी और देखते ही देखते घनघोर बारिश शुरू हो गई। ये देखकर कृष्ण मुस्कुराया और पुष्पा को लेकर बेड पर आ गया। अधखुली साड़ी, ब्लाउज पूरी तरह खुलकर जमीन पर गिर चुकी थी। कृष्ण ने उसे बेड पर लिटाया और अपने शर्ट के बटन रिमूव कर लिया। कमरे का लाइट डिम कर उसे बाहों में भर लिया। उसके होठ पुष्पा के बदन पर बेहद नरमी से फिसलने लगे तो शर्माती हुई पुष्पा अपनी आंखें भींच ली और निर्विरोध कृषि की बाहों में समर्पित हो गई। मन तो पहले ही एक दूसरे को सौंप चुके थे, आज दोनों ने एक दूसरे को तन भी सौंप दिया। आज दोनों पूर्ण रूप से पति पत्नी हो गए, जन्म जन्मांतर के लिए एक हो गए। इस बेमौसम की बारिश में जहाँ दुनिया भीग रही थी, वहीं कमरे में कृषि और पुष्पा भी एक दूसरे के प्रेम की बारिश में भीग रहे थे। इस पूर्णता भरी रात की एक बहुत सी प्यारी सुबह हुई। कृषि की जब आंख खुली तो पुष्पा उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। चेहरे पर सुकून के साथ थकान भी साफ दिख रही थी। उसने होले से पुष्पा के माथे को चूमा और धीरे से उसका सिर अपने बाह से हटाया तो पुष्पा नींद में ही जरा और करीब होते हुए धीरे से बोली, यूं ही रहने दीजिए ना। कृष्ण मुस्कुराया और बेड के क्राउन से लगकर अधलेटा होकर पुष्पा को अपने ऊपर लिटा लिया और पुष्पा के नेक पर अपने दिए हुए लव बाइट को सहलाने लगा। कृष्ण के सीने पर सिर रखी पुष्पा अभी भी नींद में थी और कृष्ण सुकून भरी नजरों से उसे एक टक देख रहा था। खिड़कियों के पर्दे से छनकर आ रही धूप जब पुष्पा के चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें खोलकर घड़ी की तरफ देखा। 10 बजने को आ गए थे। वो कृषि से अलग होकर बेड से उतरी तो एकदम लड़खड़ा गई। कृषि ने उसे बाहों में उठा लिया और बाथरूम में लेकर चला गया। पुष्पा शर्माकर बोली, आप जाइए, मैं फ्रेश हो जाऊंगी। अब भी इतनी शर्म? हाँ जाइए ना, फ्रेश होकर जल्दी आती हूँ। पुष्पा ने लगभग उसे धक्का देते हुए कहा तो कृष्ण हंसते हुए बाथरूम से बाहर निकल गया और किचन में जाकर अपने लिए और पुष्पा के लिए कॉफी बनाने लगा। पुष्पा फ्रेश होकर आई तो कहा, आप क्या कर रहे हैं रसोई में? रमेश काका नहीं आए? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी हफ्ते भर की छुट्टी हो गई है और मेरी भी। आपकी भी? मतलब कि फिलहाल हफ्ते भर के लिए मैं भी ना तो ऑफिस जा रहा हूँ, ना ही कोई ट्रिप पर। पुष्पा मुस्कुराने लगी और पीछे से कृष्ण को हक कर उसके पीठ पर नाखूनों के मोटे मोटे स्क्रैचेस पर अपने होठ रख दिया। समय बीता। 2 साल बाद अब पुष्पा केडीएस ग्रुप की एमडी थी। आज पुष्पा की दूसरी एनिवर्सरी थी। दोनों सप्ताह भर इंदौर रहकर आज ही घर आए थे। रात का समय था। कृषि बेड पर आया तो पुष्पा के आते ही बोला, बेबी आपने जो कहा था वो मैंने किया। आपको एनिवर्सरी गिफ्ट मिल गई। आप मायके जाकर आ गई, अब मेरा गिफ्ट दीजिए। कौन सा गिफ्ट? याद है ना, मैंने कहा था आज रात आप सोएगी नहीं। चलिए बेड पर आइए, अच्छे से याद दिलाता हूँ। बोलते हुए पुष्पा के नाइट ड्रेस का बटन खोलने लगा। तभी उसे उबकाई सी आई और भागकर वॉशरूम में गई। कृष्ण ने सिर हिलाया, तुम बचने के लिए कितने भी बहाने करो पर आज नहीं बचोगी। पुष्पा को टाइम लगा तो वो लैपटॉप खोलकर कुछ चेक करने लगा। तभी पुष्पा बाहर निकली और कृष्ण के गले से लगते हुए बोली, बेबी आई हैव मिस्ड माई पीरियड। कृष्ण ने ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छा तो इट्स माई फॉल्ट बेबी। आप रोज कुछ ना कुछ मिस करती है, कभी अपने ही वार्डरोब में ड्रेस, तो कभी वेनिटी बॉक्स में आपका मेकअप, तो कभी कुछ मिस कर जाते हो।
आप एमडी का पोस्ट संभाल रही हो, लेकिन अपनी पर्सनल चीज क्यों नहीं संभाल के रखती? क्यों इतना मिस करती हो बेबी? पुष्पा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही कृषि को आभास हुआ और उसने कहा, प्लीज एक बार रिपीट करना बच्चा, क्या कहा आपने, क्या मिस कर दिया? गुस्से में पुष्पा की दांतें बैठ गई, आंखें बड़ी हो गई थी। कृष्ण ने पुष्पा की कही बातें याद करने लगा और याद आते ही उसे कसकर बाहों में भर लिया। इट्स माय फॉल्ट बेबी, मुझे याद आ गया आपने जो कहा था, और इससे बड़ा गिफ्ट तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। वो पुष्पा को गोद में लिए ही गोल गोल घूमने लगा। सविता जी और कृष्ण की देखरेख में पुष्पा की हद से ज्यादा केयर हुई। समय बीतने लगा। आज सविता जी का 60वां जन्मदिन था। इसी उपलक्ष्य में बड़ी पार्टी रखी गई थी, जिसमें शामिल होने इंदौर से पुष्पा के मम्मी पापा के साथ वानी भी लंदन से आई थी। कामिनी भी अपने बेटे कियान और 6 महीने की बेटी शानवी को लेकर आई थी। पुण्या भी अब 6 साल की हो चुकी थी और काफी समझदार भी। सब पार्टी कर घर लौट रहे थे। अचानक पुष्पा को लेबर पेन स्टार्ट हुआ और कृष्ण वापस वहीं से उसे अस्पताल लेकर चला गया। लेबर रूम में पुष्पा दर्द से छटपटा रही थी और उसे महसूस कर बाहर कृष्ण। बाहर सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबकी नजरें बार बार लेबर रूम के दरवाजे की तरफ उठ रही थी। तभी बच्चे की किलकारी की आवाज बाहर तक सुनाई दी। सब उठ खड़े हुए और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। कृष्ण को अब और इंतजार नहीं हो रहा था। तभी डॉक्टर बच्चे को गोद में लिए बाहर निकला। माताजी बहुत बहुत बधाई हो, लीजिए जूनियर कृष्ण आ गया। सबके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वानी खुश होकर नाचने लगी। वहीं पुन्या उछलने लगी, ताली बजाने लगी। वाह मेरा भाई आ गया, मैं दीदी बन गई। सविता जी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, अब तो दादी पोता एक साथ केक काटेंगे। सविता जी के साथ साथ लोकेश बाबू और लता जी भी काफी खुश थी। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि बेटी के जीवन में इतनी खुशियां फिर कभी मिलेगी। कृष्ण बच्चे को गोद में लिया। सच में वो जूनियर कृषि था। फिर माँ की गोद में देकर सीधा पुष्पा के पास गया। लेबर पेन की वजह से हुई थकान पुष्पा के चेहरे पर साफ दिख रही थी। फिर भी कृषि को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कृषि उस पर झुका और माथे को चूम लिया। थैंक यू इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, मुझे पिता बनाने के लिए। पुष्पा मुस्कुराने लगी और कुछ बोलने को हुई पर चुप रह गई। क्या हुआ, आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। मुझे भी तो रिटर्न गिफ्ट चाहिए। अरे क्या चाहिए मेरी जान, एक बार बोलो तो, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। पुष्पा ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी अशुभ बातें दोबारा मुंह से मत निकालिएगा। जितनी उम्मीद थी उससे कई ज्यादा आपने सब कुछ लौटा दिया। अब तो बस आपसे यही कामना है कि जन्म जन्मांतर तक आपका दिल मेरे लिए यूं ही धड़कता रहे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दिल के साथ तन मन भी न्योछावर है तुम पर। बस मेरे लिए तुम भी अपना दिल यूं ही धड़कने देना। पुष्पा ने मुस्कुराकर हामी भरी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तो दोस्तों, पुष्पा और कृषि की ये प्रेम कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।